तो दोस्तों हम लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। लास्ट क्लास में हम जो पढ़ रहे थे ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। ओएसआई मॉडल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और ये एक्चुअली में हमें नेटवर्किंग क्या बताता है कि नेटवर्किंग में डिवाइस आपस में जो है इंटरकनेक्टेड कैसे रहती है, वो कैसे कनेक्ट रहते हैं, आपस में कैसे वो डेटा शेयर कर सकते हैं। ये मॉडल हमें उस चीज को बताता है प्रॉपरली कि जब आप किसी एप्लीकेशन से डेटा भेजते हो तो वो कैसे फ्लो होता है, कैसे डेटा एनकैप्सुलेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा एनकैप्सुलेट। और जब कोई रिसीवर एंड पे वो डेटा रिसीव होता है तो फिर वो डेटा लेयर बाय लेयर ओपन होके आगे एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डेटा डीकैप्सुलेशन, है ना। तो हमने बात किया था इसमें हमारे पास 7 लेयर होती हैं, है ना। कौन कौन सी लेयर होती हैं दोस्तों? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन हाँ। लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक, फिजिकल लेयर। पूछे तो नहीं डरते। ये जो हम बेसिक नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ही मैं अच्छे से टाइम देना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो जो नेटवर्क में अपना करियर बनाना चाहता है उनके लिए तो ये बेस्ट है ही है, बेसिक नेटवर्किंग। बट अगर आपको नेटवर्किंग के अलावा आप अपना लिनक्स में, अपना एडब्ल्यूएस में, अपना डेवऑप्स में जाना चाहते हो और वहां पे करियर बनाना चाहते हो, तो ये नेटवर्किंग जो बेसिक हम पढ़ रहे हैं ये आनी चाहिए। वहां पे आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आपसे वहां पे कोई नहीं बोलेगा कि राउटर में हम रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटर में हम EIGRP प्रोटोकॉल करते हैं, OSPF हम कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ वहां पे इन सब चीजों के बारे में जरूर डिस्कशन होगा। राउटर है, ये स्विच है, ये IP एड्रेस है, ये सबनेटिंग कर रखा है हमने, ये OSI मॉडल में ऐसे है, ये उस लेयर पे काम करता है। तो बेसिक नेटवर्किंग जिसको क्लियर है ना, वो हर एक फील्ड में मास्टर बन सकता है। और नेटवर्क में तो है ही फिर अपना। तो इसको हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है और यहीं से नींव मजबूत होती है। अगर नेटवर्किंग, बेसिक नेटवर्किंग अच्छा है तो आप एडवांस तक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप सोचोगे स्टार्टिंग की क्लास है इसको हम छोड़ देते हैं, इतना कुछ है नहीं इसमें। ये अगर ये रह गया तो फिर आगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब जैसे आगे मैं आपको बोलूंगा, किसी भी डिवाइस के बारे में पढ़ाऊंगा, जैसे मैं पहले पढ़ाता था कि स्विच हमारा लेयर 2 पे काम करता है और लेयर 2 पे हमारा मैक एड्रेस आता है, तो इसलिए स्विच IP एड्रेस को रीड नहीं कर सकता। अब आपको अगर वैसा ही मॉडल नहीं पता, लेयर 2 में क्या आता है ये नहीं पता, तो वो ना आपको सिर्फ एक कहानी से लगेगी कि हाँ ऐसा होता होगा या ऐसा होता है ना। तो इस पे अच्छे से टाइम देना है और अच्छे से हमें इसको पढ़ना है। तो लेयर 7 जो है हमारा वो एप्लीकेशन लेयर है। लेयर 6 हमारा प्रेजेंटेशन, ये सेशन 5, 4 ट्रांसपोर्ट है, 3 नेटवर्क है, 2 डेटा है, और ये फिजिकल। तो कल हमने बात की थी कि जब भी कोई डेटा सेंड करता है सेंडर, वो एप्लीकेशन लेयर से डेटा इस तरीके से सेंड करेगा। और जब कोई रिसीवर एंड पे डेटा हमारा रिसीव होता है तो सबसे पहले फिजिकल लेयर पे आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके ये डेटा हमारा डिकैप्सुलेशन होगा और वापस से जो हमारा यूजर है उसको एप्लीकेशन लेयर पे वो डेटा मिल जाएगा, ठीक है, जो सेंडर साइड से भेजा गया है। तो हमने लास्ट, कल हमने आई थिंक नेटवर्क लेयर तक कंप्लीट कर लिया था ना। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर रह गया था हमारा।
कल हमने कहाँ तक किया था, नेटवर्क तक? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर। तो कल हमने आई थिंक नेटवर्क तक किया था, मैं एक बार करता हूँ वापस से। हाँ। नहीं, नेटवर्क तक नहीं था हमारा, ट्रांसपोर्ट तक हुआ था। ट्रांसपोर्ट तक किया था हमने। हाँ, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, नेटवर्क पे आज हमें डिस्कस करना है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर तक हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रांसपोर्ट तो मतलब डेटा को जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना। कोई कोरियर हम भेजते हैं तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजते डेटा डिलीवरी। हैं, बिल्कुल। डेटा डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर की, जहाँ पे हमारे दो ट्रांसपोर्ट। प्रोटोकॉल आते हैं, टीसीपी या यूडीपी। तो आप टीसीपी के थ्रू भेज सकते हो, यूडीपी के थ्रू भेज सकते हो, वो डेटा पे डिपेंड करता है कि आप कितना इंपॉर्टेंट आपका डेटा है और आप कैसे भेजना चाहते हो, स्लो भेजना चाहते हो या फास्ट भेजना चाहते हो, ऐसे करके। ठीक है ना। तो इसमें अगर अभी तक किसी का डाउट रहता है कुछ, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, तो वो एक बार पूछ सकता है, अगर किसी को कुछ समझना है कुछ। चलिए, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना नेटवर्क लेयर। जैसे कि नेटवर्क लेयर, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है जहाँ पे नेटवर्क यूज होता होगा हमारा। और नेटवर्क हमारा क्या है? आईपी, है ना। तो नेटवर्क लेयर, आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग। तो यहाँ पे जो नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, जो आपका डेटा यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी में हेडर लग के आया है डेटा पे, कि ये टीसीपी डेटा है या ये यूडीपी डेटा है। फिर अब उस डेटा पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, नेटवर्क लेयर क्या करेगा, उसमें आईपी ऐड करेगा। कौन सा? सोर्स आईपी एड्रेस, फिर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक है ना। सोर्स आईपी एड्रेस में क्या होगा, उस मशीन का आईपी एड्रेस होगा जहां से वो डेटा भेजना है। और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में जहां तक डेटा भेजना है या जिसको डेटा भेजना है। तो अब जैसे सोर्स आईपी हमने अभी बात किया था, सोर्स आईपी तो अगर आप पिंग करोगे, जैसे कि एक नेटवर्क में, ये आपका नेटवर्क है, इसमें मान लो दो सिस्टम लगे हुए हैं, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है ना। कितना बचा? 10%। चार्ज नहीं। तो जब भी हम नेटवर्क में, मान लो ये डिवाइस ए है और ये डिवाइस बी है, अगर हम डिवाइस ए से डिवाइस बी को पिंग करना चाहते हैं, तो मैं डिवाइस पे आया, डिवाइस ए पे आया, यहाँ पे हमने कमांड लिखा पिंग, है ना। पिंग तो पता ही है, इससे हम क्या करते हैं, कनेक्टिविटी चेक करते हैं, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, कि सोर्स से डेस्टिनेशन वाला जो हमारा पीसी है वो कनेक्टेड है या नहीं है। बाकी और भी चीजें यहाँ पे हमें पिंग की कमांड से मिलती हैं, जैसे कि टीटीएल मिलता है, टाइम टू लिव, कितना टाइम लिख रहा है, लेटेंसी हम जिसे बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमने पीसी ए से पिंग किया पीसी बी को, तो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब डेटा आया, उसने टीसीपी यूडीपी हेडर किया, उसके बाद इसमें क्या ऐड होगा, सोर्स आईपी। तो सोर्स आईपी तो मिल गया हमें, क्योंकि उसी सिस्टम पे हम बैठे हुए हैं। डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन आईपी कैसे मिलेगा, जब हम इसको पिंग कर रहे हैं तो हम सामने वाले की आईपी दे रहे हैं ना, डेस्टिनेशन की, कि हमें जाना कहाँ पे है। तो वो ये आईपी ऐड कर देता है इसमें, 192.168.1.2। ये तो आईपी के केस में हो गया। तो यहाँ पे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी उसने ऐड कर दिया, ये किस पे ऐड होगा, हमारा नेटवर्क लेयर पे। ठीक है जी। अब अगर आप किसी सिस्टम पे जाके ये लिखते हो www.google.com, तो एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है ना।
यहाँ पे जब वो ट्रैफिक अपना नेटवर्क लेयर पे आता है, तो सोर्स आईपी तो हमारा ये ऐड हो जाता है जो सिस्टम का आईपी एड्रेस है। मान लेता हूँ ये सिस्टम का आईपी एड्रेस है। अब डेस्टिनेशन आईपी क्या ऐड होगा इसमें, गूगल डॉट कॉम में। तो गूगल डॉट कॉम को रिजॉल्व करना आईपी में, ये किसका काम है दोस्तों, डीएनएस का काम है ना। तो हमारा सिस्टम क्या करता है, एक्चुअल सर्वर को डेटा भेजने से पहले डीएनएस रिक्वेस्ट भेजता है। अब देखो, डीएनएस का काम क्या होता है, डीएनएस है डोमेन नेम सिस्टम, जिसका काम है आईपी टू नेम, नेम टू आईपी को रिजॉल्व करना। ठीक है ना। क्वेरी हमारी कैसे चलती है नेटवर्क में, जब भी आप किसी सिस्टम पे हो, मैं एक बार इसको हटाता हूं। तो आपने किसी सिस्टम पे गूगल डॉट कॉम सर्च किया इसी सिस्टम पे। अब क्या है, सोर्स आईपी तो उसमें ऐड हो गया, मान लो ये है आपकी, बट डेस्टिनेशन आईपी जो गूगल की है वो इसमें ऐड नहीं हुई, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जाएगा डीएनएस रिक्वेस्ट, ठीक है ना, कि इस नेम को आपको आईपी में रिजॉल्व करना है, कि अगर मैं गूगल डॉट कॉम सर्च कर रहा हूं तो इसका आईपी एड्रेस क्या है। तो डीएनएस के डेटाबेस में एंट्री होती है कि अगर कोई भी, फिर वो एक्चुअली में डीएनएस का रोल आता है कि फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन, कौन कौन से रिकॉर्ड में क्या क्या एंट्री होती है, ए रिकॉर्ड, मैक्स रिकॉर्ड, सी रिकॉर्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड आते हैं डीएनएस में। जब डीएनएस के बारे में पढ़ेंगे तो देख लेंगे उसको। ठीक है, तो एक्चुअल में इतना हम अभी यही समझते हैं कि डीएनएस का काम होता है आईपी टू नेम और नेम टू आईपी को रिजॉल्व करना। अभी क्या है, जैसे गूगल के मल्टीपल सर्वर है दोस्तों, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे सर्वर होंगे। तो आप हर एक सर्वर का आईपी याद नहीं रख सकते, है ना। तो कोई एक ऐसी सर्विस होनी चाहिए नेटवर्क में जो कि क्या करे, आप अपना उस सर्विस का नाम डालो, जैसे आपने गूगल डाला, आपने फेसबुक डाला, आपने जीमेल डाला, तो वो क्या करे ऑटोमेटिकली उस नेम के बिहाफ पे जो आईपी उसको मिल रही है वो हमें बता दे कि ये जो आपने नाम सर्च किया है इसका आईपी एड्रेस ये है, आप इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इसके लिए। ठीक है ना। मान लो ये आईपी दे दी उसने, कह रहा कि ये आईपी है जो आपने गूगल डॉट कॉम सर्च किया था ना, उसका ये आईपी है, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो ये आईपी आपका कहाँ पे लग जाएगा, डेस्टिनेशन में। तो सबसे पहले क्या जाएगा, सिस्टम से एक डीएनएस की रिक्वेस्ट जाएगी, और डीएनएस की रिक्वेस्ट जाती कहाँ पे है, जब हम आईपी असाइन करते हैं ना, तो वहां पे डीएनएस का भी आईपी डालते हैं, 8.8.8.8, या दूसरा डाल देंगे 4.2.2.2। या फिर क्या होता है, ये जो आईपी एड्रेस है ये गूगल के डीएनएस सर्वर की आईपी एड्रेस है, 8.8.8.8 और 4 या 442 और भी है। बट कभी कभी क्या होता है कि आपके इन्वायरमेंट में आपके पास ही डीएनएस सर्वर होता है, कंपनी के पास भी, कंपनी खुद अपना डीएनएस सर्वर बना के रखती है। तो वहां पे हम, जो अगर आपके पास अवेलेबल है डीएनएस सर्वर, तो आप डाल दो, नहीं है तो ये गूगल वाले यूज कर लो। क्योंकि आपको डीएनएस डालना ही डालना पड़ेगा अगर आप नेम टू आईपी को रिजॉल्व करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा सिस्टम, आपने गूगल डॉट कॉम सर्च किया, अब उसको ये रिक्वेस्ट डीएनएस को भेजनी है, तो भेजेगा कैसे, उसको पता ही नहीं है डीएनएस सर्वर हमारा है कौन सा। तो इसलिए हम ये दो आईपी डालते हैं डीएनएस में, प्राइमरी ये है, सेकेंडरी ये है। आपको इस पे डेटा भेजना है, यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे डेटा भेजना है ना। तो डीएनएस का काम ये होता है। वो रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, तो हम जो यहाँ पे डालते हैं, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। वैसे तो मोस्टली लोगों ने देखा ही होगा। ये है डीएनएस सर्वर। ये डीएनएस सर्वर की आईपी आ रही है, वो ऐसे इसलिए आ रही क्योंकि अभी मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ,
तो इसलिए उसमें ये आईपी लिखा हुआ है, ठीक है ना। बट यहाँ पे मोस्टली आपने देखा होगा 8.8.8 हमारा होता है। तो डीएन हम अपने सिस्टम को बताते हैं कि आप जब भी कोई नाम टू आईपी रिजॉल्व करना है आपको, तो आपको इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी है डीएनएस के लिए, तो वो आपको रिस्पॉन्स में देगा कि इस google.com की आईपी एड्रेस क्या है। तो जैसे ही आपको रिस्पॉन्स में google.com की आईपी मिलती है, तो करना क्या है, डेस्टिनेशन आईपी में आपको ये जो आईपी मिला हुआ है ये आपका अटैच हो जाएगा, ठीक है, जो डीएनएस में मिला है। सर एक क्वेश्चन था कि हमेशा हम google.com पे तो नहीं जाएंगे ना, हम किसी और वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो हम्म। इसका कहने का मकसद ये है कि मतलब हमेशा google.com को तमाम वेबसाइट की आईपी का पता होगा, क्या ये मतलब? नहीं, डीएनएस सर्वर में क्या है एक्चुअली में, आप जिस भी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, जैसे मान लो अ, मेरा एक सर्वर है कंपनी का, अगर मैं उस पे जाना चाहूंगा, जैसे ये है, ठीक है, ये पब्लिक ही एक्सेस है हमारा सर्वर। तो हमने क्या कर रखा है, हमने डीएनएस सर्वर में ये एंट्री कर रखी है कि जब भी कोई भी रिक्वेस्ट आपके पास इस नाम से आती है, इस यूआरएल के लिए आती है ना, तो आपको ये आईपी रिजॉल्व करके देनी है, जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो हम जब किसी यूआरएल को किसी आईपी के साथ मैप करते हैं, तो हमें डीएनएस में एंट्री डालनी पड़ती है, ठीक है ना, कि अगर कोई भी बंदा इस यूआरएल को हिट करेगा तो आपको ये आईपी रिजॉल्व करके देनी है, जो हमारे सर्वर की पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो जब भी हम नेटवर्क पे ये सर्च करेंगे, ठीक है ना, फिर क्या करेगा, आपने मान लो ये गूगल के डीएनएस सर्वर का आईपी डाल रखा है, बट वहां पे ये रिकॉर्ड है नहीं, तो क्या होगा, फिर ये रिजॉल्व होता है ऐसे वन बाई वन करके। पहले ये जाएगा डॉट कॉम वाले सर्वर पे, जहाँ पे कॉम सर्वर होगा, ठीक है, उसके बाद ये जाएगा इस डॉट सेंड सॉफ्टवेयर पे, फिर वहां पे सर्च करेगा, फिर उसको रिकॉर्ड मिल जाएगा कि इस यूआरएल का आईपी एड्रेस ये है, और हमें उसका रिस्पांस मिल जाएगा कि आपको डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में ये लगाना है। तो जब भी ये काम आईटी का होता है, जब भी किसी यूआरएल को किसी आईपी के बेस में, जैसे अगर हम कीआर नेटवर्क क्लाउड की वेबसाइट को हिट करते हैं, तो हमने ये सर्च किया कीआर नेटवर्क क्लाउड, और उसके बाद हमें ये आईपी मिल गया, तो किसी ना किसी सर्वर पे इसकी होस्टिंग हो रखी होगी, जहां से ये डोमेन ले रखा होगा हमने कीआर नेटवर्क क्लाउड .org करके, ठीक है ना। तो जहां पे हमारा होस्टिंग हो रखा है, जहां पे हमने इस यूआरएल को परचेज किया है, जिस कंपनी से, मान लो गोडैडी से, कहीं से भी परचेज किया है, वहीं पे हमने डीएनएस में ये एंट्री डाल रखी है कि जब भी कोई, मतलब वो खुद ही डालते हैं जब हम होस्टिंग करते हैं, कि अगर कोई केआर नेटवर्क क्लाउड .org सर्च करेगा तो उसको ये आईपी एड्रेस देना है। बैकएंड में एक्चुअली में चल क्या रहा है, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ केआर नेटवर्क क्लाउड वाले को और पिंग करता हूँ, तो एक्चुअल में बैकएंड में हमें क्या मिलेगा, आईपी मिलेगा, ये वाला आईपी है। अब अगर आपको केआर नेटवर्क क्लाउड से नहीं करना है, आप डायरेक्ट इस आईपी को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे आप डाल सकते हैं, वही वेबसाइट ओपन होगी। अब यहाँ पे क्या है, ये इस आईपी के बेस पे इन्होंने एसएसएल नहीं लगा रखा है, तो इसलिए ये नॉट सिक्योर बता रहा है। ये यूआरएल के बेस पे एसएसएल लगा हुआ है, तो यहाँ पे एचटीटीपीएस भी नहीं आ रहा होगा, नॉट सिक्योर आ रहा है ना। कंटिन्यू करते हैं।
सर इसी पे क्वेश्चन था बस मेरा कि हम आईपी पे भी एसएसएल लगा सकते हैं क्या? हाँ जी। उसका कोई प्रोसीजर अलग है? नहीं नहीं, जब हम अपाचे में सर्विस में ऐड करते हैं कि इस ये जो एसएसएच है, एसएसएल है, वो इस यूआरएल पे है, तो वहां पे हम आईपी भी मेंशन करते हैं। जस्ट आस्किंग, जब हम सर्टिफिकेट खरीदते हैं तो हमें डोमेन के नेम पे मिलता है ना? हम्म। तो कुछ और प्रोसीजर चेंज नहीं है, बस जाकर के टॉम कैट या कहीं पे भी ऐड ऐड कर दो सेंट्री को ना, जहाँ पे हम हाँ, यूआरएल डिफाइन करते हैं। जहाँ पे यूआरएल डिफाइन करते हैं। ठीक है सर, करके देखूंगा। तो ये हमारा, आप जैसे मान लो मैं केआर को छोड़ता हूँ, ये google.com को कर लेता हूँ, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं google.com को पिंग करता हूँ, या फेसबुक को, किसी को भी कर लेता हूँ। अब उसने, हमने facebook.com सर्च किया, उसने इस आईपी में रिजॉल्व कर दिया, तो ये इस सर्वर की आईपी एड्रेस है। हम इसको कॉपी करता हूँ। सब में ही आ रहा है, प्रोसीड टू, या तो आई थिंक मैं फोन से कनेक्टेड हूँ तो ये अलाउ नहीं कर रहा है आईपी के बेस पे, बट आप क्या कर सकते हो, आईपी के थ्रू भी उस वेबसाइट पे जा सकते हो। ठीक है ना। जैसे ये हमारा, हम यूआरएल के थ्रू जा रहे हैं facebook.com, और ये हमारा चल रहा है google.com। तो ये आईपी टू नेम, नेम टू आईपी रिजॉल्व कराना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डीएनएस की। अब डीएनएस ने हमें डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दे दिया कि आपको सोर्स आईपी में ये ऐड करना है, और डेस्टिनेशन में ये आईपी ऐड करनी है। अब हमारा हमारा जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ पे जाएगा? राउटर पे, कि मेरे को ना ट्रैफिक यहाँ पे भेजना है। ठीक है। अब जैसे, अब राउटर, ये आपका ऑफिस का राउटर है। अब उसने पाथ चेक किया कि उसके पास यहाँ यहाँ तक जाने के लिए उसको दो पाथ या तीन चार पाथ मिल रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे कनेक्टेड है। अब आपका क्या है, ट्रैफिक यहाँ पे आया, ये पैकेट सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी ऐड होके, अब उसको बेस्ट पाथ प्रोवाइड कराना। अब ये डेस्टिनेशन है हमारा, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नेटवर्क लेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आईपी असाइन करना उसको, प्लस बेस्ट पाथ प्रोवाइड कराना फ्रॉम द मल्टीपल पाथ। ठीक है। तो राउटर के पास ना एक राउटिंग टेबल होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। बेस्ट पाथ वो कैसे डिसाइड करता है? विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल। जैसे हम, अगर हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना होता है, तो जो हमारे लिए बेस्ट पाथ होता है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? अपने माइंड से डिसाइड करते हैं कि यार ये हमारे लिए बेस्ट है, यहाँ पे ट्रैफिक कम है, और यहाँ पे हमारा जो किलोमीटर है वो भी कम पड़ रहा है ना। सेम शॉर्टेस्ट राउटर टाइम। कैसे, हाँ जी, तो सेम राउटर भी हमारा ऐसे ही डिसाइड करता है कि हमें इस ट्रैफिक को भेजना है इस डेस्टिनेशन पे, इसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये है। उसके पास पहली से एंट्री होती है कि अगर आपको इस नेटवर्क पे पैकेट को भेजना है तो आपको यहाँ भेजना पड़ेगा। ठीक है ना। तो फिर वो चेक करेगा, अच्छा राउटिंग टेबल में यहाँ तक जाने के लिए बेस्ट पाथ कौन सा है। जो भी उसके लिए बेस्ट पाथ होगा, जैसे कि मान लो ये बेस्ट पाथ है, तो वो इस पे ट्रैफिक को क्या है, फॉरवर्ड कर देगा। बट कभी कभी क्या होता है कि जिसमें, इसमें एक रेड लाइट आ रही है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक बहुत रहता है। ठीक है ना। तो आप कहते हो चलो यहाँ पे दो रेड लाइट आएंगी, बट ट्रैफिक कम नहीं, ट्रैफिक नहीं रहता है, थोड़ा सा लॉन्ग भी है, बट इस वाले रास्ते से बेटर है। तो फिर हम ट्रैफिक कहाँ पे भेजते हैं? तो फिर हम यहाँ से जाएंगे। सेम ऐसे ही राउटर में होता है, राउटर में ना अलग अलग प्रोटोकॉल रन रन करते हैं और कैलकुलेट द बेस्ट पाथ फ्रॉम द मल्टीपल पाथ। जैसे कि हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल में हमारे पास रेप है, EIGRP है,
जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ओएसपीएफ है, बीजीपी है। ठीक है ना। तो ये हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल हैं और इनका अलग अलग एल्गोरिदम है, ये बेस्ट पाथ को डिसाइड करने के लिए। ठीक है। रिप अलग तरीके से बेस्ट पाथ को डिसाइड करता है, ईआईजीआरपी का अलग मेथड है अपना, या मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ओएसपीएफ का अलग मैट्रिक्स है, बीजीपी का अलग मैट्रिक्स है, कि वो बेस्ट पाथ को कैसे डिसाइड करते हैं। तो नेटवर्क लेयर पे हमारे पास दो चीजें होती हैं जहां पे आईपी भी असाइन करते हैं और हम बेस्ट पाथ को डिसाइड करते हैं कि कौन सा बेस्ट पाथ है। ठीक है ना। नहीं दोस्त, डीएनएस तो नहीं, हम इसमें सीखेंगे डीएनएस कॉन्फ़िगर करना, क्योंकि डीएनएस हमारा सर्वर लेवल पे आ जाता है। डीएनएस तो सर्वर लेवल पे हो गया सर। हम्म। नहीं, ये अंकित, किसी ने रिक्वेस्ट किया अंकित जी हाँ, ने। मैं नहीं पूछा था सर, क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, सर्वर सक्सेस तो जब नहीं हम हुआ मैं। एक्सेस करते हैं तो आपका उसमें डीएनएस कॉन्फ़िगर होता है। ये सर्वर लेवल पे हमारा डीएनएस आता है। ठीक है ना जी। तो बाकी हम राउटर पे डीएचसीपी कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो हम सीखेंगे, क्योंकि राउटर ही हमें आईपी प्रोवाइड कराता है अपने। घर में हम जितने भी फोन कनेक्टेड करते हैं, उससे लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आईपी आ जाता है। तो वो कैसे आ जाता है वो चीज हम देखेंगे। चलो, इसके बाद आगे आते हैं हम। सेम यही हमने थ्योरी में लिख रखा है कि नेटवर्क लेयर, हमारी जो लेयर 3 है आई ओएसआई मॉडल पे, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग, एड्रेसिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा between different network. It ensure that data packet travel from source to destination, correct destination, even across multiple network. तो जहां से हम डेटा भेज रहे हैं और जहां पे हमें डेटा भेजना है, वो उसी जगह जाना चाहिए। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नेटवर्क लेयर की, क्योंकि बेस्ट पाथ तो वही डिसाइड कर रहे हैं ना कि आपको यहाँ यहाँ से जाना है। तो जो जहां पे जाना है जो बता रहा है, तो वहीं पे जाना भी चाहिए। ये भी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ठीक है। फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर क्या है? लॉजिकल एड्रेस, हमारा आईपी एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस, और मैक एड्रेस क्या होता है हमारा? फिजिकल एड्रेस। ठीक है ना। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस हमारा काम करता है नेटवर्क लेयर पे, असाइन यूनिक आईपी एड्रेस टू डिवाइस। एवरी डिवाइस ऑन अ नेटवर्क हैज एन आईपी एड्रेस। ये तो मैं पता ही है कि जितनी भी डिवाइस होंगी नेटवर्क में, हर एक डिवाइस के पास आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस होगा ही होगा। अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं है, तो वो आपस में जो है कनेक्ट नहीं हो सकते हैं नेटवर्क में, और वो डेटा नहीं भेज सकते हैं। तो अगर आपको आईपी एड्रेस चेक करना है, तो हम ये कमांड चलाएंगे, आईपी कॉन्फ़िग। ऑल कर लेंगे तो हर एक इंटरफेस का दिखाएगा। ठीक है ना। या फिर हम यहां से भी चेक कर सकते हैं, और दूसरा हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमने ncpa.cpl किया, ncpa.cpl, तो यहाँ पे भी जिस इंटरफेस से आपका कनेक्टेड है, ईथरनेट से कनेक्टेड है, वाईफाई से कनेक्टेड है, यहाँ पे डबल क्लिक करके हम डिटेल्स में आएंगे और यहाँ पे हमें दिख जाएगा। ठीक है। और ये कमांड इफ कॉन्फिग, आईपी कॉन्फिग और इफ कॉन्फिग, इफ कॉन्फिग हम रन करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो पहला काम तो ये है आईपी एड्रेस को असाइन कराना। दूसरा काम क्या है? राउटिंग। चूज द बेस्ट पाथ। राउटर यूज राउटिंग टेबल टू फॉरवर्ड पैकेट टू देयर डेस्टिनेशन। तो राउटर कैसे डिसाइड करता है? उसके पास राउटिंग टेबल होती है जहां पे लिखा होता है कि इस होप तक या इस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आपके पास बेस्ट पाथ ये है। तो राउटर उसी बेस्ट पाथ पे क्या करता है? ट्रैफिक को भेजता है। यूज प्रोटोकॉल लाइक रिप, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, बीजीपी टू फाइंड द बेस्ट पाथ, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो अगर आपको राउटिंग टेबल चेक करनी है, रूट प्रिंट, ये तो विंडो के लिए है। नेट स्टेट हाइपन आर, ये लिनक्स के लिए है, जो आपने गेटवे दे रखा होगा। बट राउटर में हम करते हैं आईपी रूट। ठीक है ना।
पैकेट फॉरवर्डिंग, व्हेन राउटर रिसीव अ पैकेट इट एग्जामाइन द डेस्टिनेशन आईपी एंड फॉरवर्ड इट अकॉर्डिंगली। तो वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को पहचानता है, फिर वहां पे उसको फॉरवर्ड करता है उस ट्रैफिक को कि यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे लिए ये बेस्ट पाथ है। इफ द डेस्टिनेशन इज आउटसाइड द लोकल नेटवर्क इट फॉरवर्ड टू डिफॉल्ट गेटवे। ये विंडो का फंक्शन है। जैसे कि मान लो अगर नेटवर्क में क्या होता है हमारे पास एक्चुअल में, जैसे ये राउटर लगा है, ठीक है ना, ऑफिस में, और ये हमारे पास स्विच है, और ये हमने पीसी यहाँ पे लगा दिए, और सर इनको हमने मेरा एक कनेक्ट। क्वेरी था। हाँ जी। सर ये जो हम लोग राउटिंग करते हैं जैसे कुछ पॉइंट से पॉइंट्स, ये हम लोग सीएमडी कमांड से देख सकते हैं कोई आईपी कैसे कौन सा जगह से जा रहा है, कौन सा नोड को टच कर रहा है, ऐसे कुछ? हाँ, ट्रेस रूट से करते हैं हम। ट्रेस रूट से, अच्छा। ट्रेसेट से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे जा रहा है। पिंग से कनेक्टिविटी चेक करते हैं। अगर हमें पाथ चेक करना है तो हमारे पास ट्रेस रूट है, लेकिन उसमें भी फिर ये है कि ट्रेस रूट में आपको पूरी आईपी नहीं दिखती है, क्योंकि आईएसपी एंड पे क्या होता है, वो आईपी को हाइड करके रखते हैं, ठीक है ना। वो फॉर सिक्योरिटी पर्पस वहां पे बीजीपी प्रोटोकॉल चलाते हैं, वहां पे मल्टीपल चीजें चलती हैं, तो वो पूरा आपको हाइड, पूरा नहीं दिखाते आईपी एड्रेस, कुछ डेस्टिनेशन तक आपको दिखाएंगे, लेकिन आपका ट्रैफिक जा रहा है वहां से, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जैसे मान लो इसका आईपी एड्रेस है हमारे इस सिस्टम का 1.1, इसका है 192.168.1.2, इसका आईपी एड्रेस हमारा 1.3, इसका आईपी एड्रेस हमारा 1.4। इधर पे हाँ जी। मैंने एक पिंग किया था, मगर इसका जो आईपी है, आईपी थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। हाँ ये जी क्यों हुआ था? बिल्कुल। ये जो आपको दिख रहा है, ये IPv6 है P6 हमारे है। पास, ठीक है ना। तो ओके। अभी हम आईपी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे दिखाएंगे दिखाएंगे भी आपको कि IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या है, ठीक है ना। ओके ओके। ठीक है। तो वो जो आपको आईपी मिल रहा है वो IPv6 है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो इस सिस्टम ने इस सिस्टम को पिंग किया, तो ये तो इसके प्राइवेट नेटवर्क पे ही है ना। तो वो यहीं पे रिजॉल्व आ जाता है। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारा सबसे पहले आर्प रिक्वेस्ट आता है, आर्प में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखा होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे उसको चला गया। बट अब मान लो आपने यहाँ पे google.com सर्च किया यहाँ पे, या फेसबुक या कुछ भी ऐसा यूआरएल सर्च किया जो आपके प्राइवेट नेटवर्क में नहीं है, तब ट्रैफिक हमारा कैसे जाता है। तो सबसे पहले डीएनएस रिक्वेस्ट आएगी, तो सोर्स आईपी ये हो गया उसका। डेस्टिनेशन में क्या होगा उसका, ये ब्रॉडकास्ट और यूआरएल। तो डेस्टिनेशन में हमने इस को भेज रखा है कि अगर आपको डीएनएस रिक्वेस्ट भेजनी है तो आपको इस सर्वर पे भेजना है 8.8.8.8। इस सर्वर पे हमारा डीएनएस आएगा डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे वो आया स्विच पे, स्विच से आया राउटर पे। तो ये राउटर पे कैसे आया, उसको ये कैसे पता चला कि ये आपके प्राइवेट नेटवर्क में नहीं है, आपको ये रिक्वेस्ट आउटसाइड द प्राइवेट नेटवर्क मिलेगा, आपको बाहर मिलेगा यहाँ पे, जो आप रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो आपको याद होगा दोस्तों, हम हर एक सिस्टम पे डालते हैं क्या, गेटवे आईपी एड्रेस। मान लो इस केस में ले लेता हूँ 1.10। तो गेटवे का जो आईपी एड्रेस है, डिफॉल्ट गेटवे जो रहता है सबका सेम ही रहता है ना। हर एक सिस्टम का डिफॉल्ट गेटवे सेम होता है। हर एक सिस्टम पे हमने ये डाल रखा होता है 1.10 1.10 1.10। ये किसका आईपी एड्रेस होता है। राउटर का सर डिफॉल्ट गेटवे होता है नहीं हमें।
बिल्कुल सही बताया। ये किसका एड्रेस होता है? आपका राउटर का। राउटर के भी किस इंटरफेस का? आपके लैन इंटरफेस का। लैन मतलब इस वाले इंटरफेस का। राउटर के हर एक इंटरफेस पे हम क्या करते हैं? आईपी को असाइन करते हैं। तो जो आईपी हमने राउटर के इस वाले इंटरफेस पे दे रखी है, ठीक है ना, वो आपका आईपी एड्रेस होता है जो हर एक सिस्टम में डिफॉल्ट गेटवे के रूप में हम डालते हैं हर एक सिस्टम पे। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम सिस्टम को ये बता रहे होते हैं कि जब भी आपको किसी ऐसी रिक्वेस्ट पे, मतलब ऐसा रिक्वेस्ट करना है जो आपके प्राइवेट नेटवर्क में नहीं है, तो आपको ट्रैफिक यहाँ पे भेजना है, इस वाले रूट पे, जिसे हम डिफॉल्ट गेटवे बोलते हैं। ये आपको रिजॉल्व करके देगा। तो स्विच आया, स्विच ने यहाँ पे हमारा पैकेट आया, ठीक है ना। इसको कैसे पता चलेगा कि राउटर का आईपी एड्रेस ये है? जैसे कि मान लो आप एक रूम में हो और हमारा जो गेट है वो ये है। तो 5 लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे दिख रहा है सब लोग बात कर रहे हैं। बट अगर आपको किसी ऐसे पर्सन से बात करना है जो इस रूम में है ही नहीं, वो बाहर से है, तो आपको इस गेट से आना पड़ेगा बाहर, और यहाँ पे जिस पर्सन से आपको बात करनी है उससे आप बात कर सकते हो। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि गेट गेट जो है आपका यहीं पे है, इस रूम का? तो हमें आंखों से पता चलता है, हम देखते हैं कि हाँ ये गेट है, हम यहाँ से जा सकते हैं बाहर, ठीक है ना। सेम ऐसे ही हमें पीसी को बताना होता है कि अगर आपको कोई ऐसा नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क में नहीं है, तो आपको रिक्वेस्ट यहाँ भेजनी है, फिर ये आपको आगे चीजें प्रोवाइड करेगा ये राउटर। तो डिफॉल्ट गेटवे में हम ये बताते हैं सिस्टम को कि आपको अगर किसी ऐसे नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है जो आपका नेटवर्क का रेंज नहीं है, तो आपको इस डिफॉल्ट गेटवे में भेजना है, ठीक है ना। तो डिफॉल्ट गेटवे में इस राउटर के पास वो आईपी एड्रेस आया, फिर ये राउटर हमारा आईएसपी से कनेक्टेड है। यहाँ पे हम नेट, ये तो आगे की चीजें हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये हमने नेट कॉन्फ़िगर कर रखा होता है। तो यहाँ पे सोर्स आईपी चेंज हो जाएगा, जो आपको पब्लिक आईपी असाइन किया है आईएसपी ने, वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा, और आपका ट्रैफिक ऐसे चला जाएगा। जब उसका रिस्पांस मिलेगा तो वापस से ये इस सिस्टम को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है ना। तो कभी कभी किसी लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर आप कहते हो कि नेटवर्क में हर एक सिस्टम के पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, बट मैं देखता हूँ कि सबके पास डिफॉल्ट गेटवे में सेम आईपी एड्रेस पड़ा होता है। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि उसको हमने बता रखा है सिस्टम को कि अगर आपको किसी दूसरे नेटवर्क के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है, तो आपको ट्रैफिक भेजना है डिफॉल्ट गेटवे इस राउटर के पास। फिर वो डिसाइड करेगा कि ये नेटवर्क हमारा कहाँ कनेक्टेड है और कैसे वहां तक पहुंचना है ना। अभी थोड़ा आईपी सबनेटिंग पढ़ेंगे ना, तो नेटवर्क और भी आपको समझ में आ जाएगा कि सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क क्या होता है। जैसे ये सेम नेटवर्क है, अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ तो ये डिफरेंट नेटवर्क है। तो बहुत से लोगों को पता भी होगा, बट जिनको नहीं है पता तो उनको घबराना नहीं है, हम आगे अभी ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अगर मान लो ये वाला नेटवर्क हमारे इस एनवायरनमेंट में चल रहा है, तो यहीं पे रिजॉल्व हो जाएगा। बट अगर कोई भी सिस्टम इस नेटवर्क के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो कहीं रिजॉल्व नहीं करेगा, सीधा डिफॉल्ट गेटवे पे भेजेगा ये ट्रैफिक। फिर डिफॉल्ट गेटवे डिसाइड करेगा कि ये वाला नेटवर्क हमारा कहाँ पे कनेक्टेड है और ये पैकेट हमें कहाँ पे भेजना है। ठीक है, फिर ये राउटर डिसाइड करेगा। तो ये सारे जो फंक्शन है, जो काम हो रहे हैं, वो हमारे नेटवर्क लेयर पे होते हैं। फ्रेगमेंटेशन एंड रीसेंबल, ए पैकेट इज टू लार्ज फॉर अ नेटवर्क लाइन लिंक, इट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है कि मान लो कहीं पे हम ट्रैफिक भेजना चाहते हैं। अब हमारा सिस्टम तो 10 Mbps का है, मतलब इस सिस्टम से या इस सर्वर से इस सर्वर पे हम ट्रैफिक को भेजना चाहते हैं। हमारा पोर्ट जो है एनआईसी पोर्ट है, वो मान लो 10 Mbps तक डेटा को सपोर्ट कर सकता है, 10 Mbps का है, बट ये 5 का ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा?
जो ट्रैफिक भेजना पड़ेगा, जो पैकेट भेजने पड़ेंगे, वो अपने स्पेस के बिहाफ पे नहीं, हमें इसके स्पेस को देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी तो वो इंसर्ट होना चाहिए ना, जाना तो चाहिए। तो हम उस डेटा को उसके हिसाब से क्या करते हैं, फ्रेगमेंट करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास 10 MB का डेटा है, हम चाहते हैं कि हम एक बार में आपको एक पैकेट 10 MB MB का भेज सकते हैं, बट उसके पास है ही नहीं उतना कैपेसिटी एक्सेप्ट करने के लिए। तो हम उसको उसी कैपेसिटी में भेजेंगे, मतलब उतना ही डेटा भेजेंगे जितना वो एक्सेप्ट कर सकता है ना। तो ये भी आपका नेटवर्क लेयर पे ही होता है। इफ अ पैकेट इज टू लार्ज फॉर अ नेटवर्क लिंक, इट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। द रिसीविंग डिवाइस रीअसेंबल देम इनटू अ ओरिजिनल पैकेट। तो अगर आपको देखना है, अगर मैं ये पिंग करूंगा -F -L लगा के, तो 1500 बाइट्स का ये डेटा भेज देगा, जो कि जाएगा नहीं। क्या कह रहा है, पैकेट नीड टू बी फ्रेगमेंटेड बट डीएफ सेट। मतलब क्या है कि उसको ये इतना जो 1500 बाइट्स का हमने डेटा भेजा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको फ्रेगमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे हमने मैनुअली सेट कर रखा है कि आपको इतना भेजना है, इसलिए वो डेटा हमारा जा ही नहीं रहा है। तो 4 पैकेट गए, चारों के चारों लॉस हो गए हमारे। और इसमें अगर मैं ये ऐड नहीं करता हूँ कि आपको इतने बाइट्स का डेटा भेजना है, सिंपल पिंग करता हूँ, तो हमारा आ रहा है, क्योंकि वो इस सर्वर के बिहाफ पे क्या कर दे रहा है, उसको फ्रेगमेंट कर दे रहा है। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, नेटवर्क लेयर की होती है। ठीक है ना। यहाँ पे वही पिंग का एग्जांपल हमने लिखा है। -F का मतलब क्या है, फ्लूइड पिंग, सेंड पैकेट एज अ फास्ट एज पॉसिबल। मतलब फोर्सली किसी पैकेट को फॉरवर्ड करना, जाना ही जाना है। प्रोटोकॉल यूज इन नेटवर्क, नेटवर्क पे हमारे कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं। ठीक है ना। ये एग्जांपल है जो मैंने आपको अभी समझाया, कि जब भी हमने डूडर google.com को सर्च किया, तो सबसे पहले हमारे पास डीएनएस रिक्वेस्ट आती है, फिर डीएनएस से हमें आईपी एड्रेस मिलता है, फिर हम उसमें आईपी एड्रेस अटैच करते हैं और हम उस डीएनएस सर्वर को, सॉरी google.com को, मतलब रिक्वेस्ट भेजते हैं, अपना ट्रैफिक भेजते हैं। तो आईपी अगर चेक करना है, चेक रूट वेबसाइट, जो मैंने अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, यहाँ पे हम ट्रेसेट विंडो में यूज करते हैं, ट्रेस रूट हम लिनक्स और मैक में यूज करते हैं। और अगर हमें पैकेट को कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो हम पिंग कमांड का यूज करते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द नेटवर्क लेयर। किसी का कुछ डाउट है नेटवर्क लेयर पे? सर आगे आप नेट के बारे में पढ़ाएंगे ना, हाँ जी, नेट के बारे में बिल्कुल पढ़ाऊंगा मैं। ग्रेजुएशन तक? हाँ जी, जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल को खत्म कर लेंगे, उसके हाँ बाद में हम नेट के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट ऐसे ही पूछना था सर, डीएनएस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा डिटेल में जाएंगे या फिर डीएनएस थोड़ा सा ही पढ़ के आउट हो जाएंगे, क्योंकि डीएनएस में तो थोड़ा बड़ा है ना वो, नहीं नहीं, लोकल पे जाता डीएनएस है फिर यूनिवर्सल पे जाता है। एक्चुअली में हमें डीएनएस बनाना ही नहीं है, हम डीएनएस के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं यहाँ पे। ठीक है। वो सर्वर एंड पे काम होता है, जो सर्वर मैनेज करते हैं लिनक्स में या वहाँ पे, तो वो डीएनएस को कॉन्फ़िगर करते हैं। डीएनएस तो आईपी थ्योरी नेम नेम पार्ट। टू आईपी। हाँ जी। डीएनएस तो उसके काम आता है, आईपी टू नेम टू आईपी। इसको हम किसी का हम्म सर्विस को हम पहले सर्च करेंगे तो पहले आईपी देना पड़ता था। नेम का यूज करता है ना, नेम काम करता जैसे कि हमारे फोन बुक में एड्रेस बुक होता है, है, ऐसे ही टाइप में है। तो फोन में एड्रेस बुक होता है, उसका काम क्या है कि अब हम हर किसी का नंबर तो याद रख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को सेव कर लेते हैं नाम के बेस पे। मेरा नाम पंकज कुमार तिवारी है, तो हम जब डायल करते हैं, तो हम पंकज कुमार तिवारी को सर्च करते हैं और नंबर हमारा, लेकिन बैकएंड में तो हमारा नंबर ही जा रहा होता है ना। नंबर नहीं होगा तो डायल कैसे हम्म। होगा कॉल। तो वो ऐसी डीएनएस के पास एक एंट्री है कि इस यूआरएल को इस आईपी के बेस पे हमें क्या आईपी करना टू है, आईपी टू नेम कन्वर्ट टू करना है। आईपी ऐसा। ठीक है ना। ओके ओके।
इसके बाद हमारे पास आती है डेटा लिंक लेयर। तो ये ओएसआई मॉडल की लेयर 2 है, डेटा लिंक लेयर, जहाँ पे हमारा मैक एड्रेस आता है। ठीक है, स्विच काम करता है। तो डेटा लिंक लेयर 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड कम्युनिकेशन। ठीक है ना, मैक एड्रेस एंड एरर डिटेक्शन इन लोकल नेटवर्क टू इट इंश्योर दैट डेटा इज करेक्टली ट्रांसमिटेड ओवर फिजिकल लिंक। इसके बाद हमारे पास फिजिकल लिंक आता है, जहाँ पे हमारा डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या है? नोड टू नोड को कम्युनिकेट कराना। अभी तक हमारे नेटवर्क लेयर तक हमारे पास जो पैकेट आया है उसमें सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लग गया। ठीक है ना। बट अभी यहाँ पे मैक एड्रेस नहीं आया, ऐड नहीं हुआ। तो वो कहाँ पे होगा? जब ये हमारा डेटा लिंक लेयर पे आएगा। तो यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस मान लेता हूँ 0A, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो जैसे जब हम किसी आई नेटवर्क लेयर पे जब हम किसी यूआरएल को पिंग करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट टाइम उसका आईपी एड्रेस नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं? डीएनएस को रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो हमारा डीएनएस पैकेट जनरेट होता है सबसे पहले। सेम डेटा लिंक लेयर पे होता है कि जब हम किसी डिवाइस को फर्स्ट टाइम कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास मैक एड्रेस नहीं होता है उस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का। ठीक है ना। तो हम क्या भेजते हैं? आरपी रिक्वेस्ट भेजते हैं। ये भी हमें क्वेश्चन मार्क है डेस्टिनेशन। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम आर्प का पैकेट भेजते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है ना। जहाँ पे हमारा सोर्स मैक मैक एड्रेस ये होता है, सोर्स आईपी ये है, डेस्टिनेशन आईपी ये है, और डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस होगा वो कौन सा होगा? ठीक है ना। ब्रॉडकास्ट वाला 4, 6, 8, 10, एक और होगा, 12 डिजिट होते हैं ये। ठीक है ना। तो ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में हमारा ब्रॉडकास्ट होगा, जो सबके पास जाएगा। फिर जिसकी ये आईपी है वो इसको रिस्पॉन्ड करेगा, रिप्लाई करेगा कि हमारा मैक एड्रेस ये है। फिर इस वाले पैकेट में जो क्वेश्चन मार्क लगा था, यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लग के वो डेटा हमारा क्या है? फॉरवर्ड हो जाता है। तो डेटा लिंक लेयर पे क्या काम होता है? सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच होना, प्लस एरर डिटेक्शन भी होती है यहाँ पे। कैसे होती है हम आगे बात करते हैं अभी। हाँ जी, साइक्लिक बिल्कुल। रिडक्शन सीआरसी, कितनी साइक्लिक CR रिडंडेंसी चेक, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यही हमारा एरर डिटेक्ट करता है। इससे पहले हमारे पास बिट करके था। पुराने जो हम लिंक को यूज करते थे, हम बात करते हैं आगे। फंक्शन ऑफ द डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग डिवाइड डेटा इनटू अ फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन। जो हमारे पास पैकेट आया है उसमें सोर्स आईपी सोर्स मैक और डेस्टिनेशन लगा के उसको फ्रेम में कन्वर्ट करना। मैक एड्रेस यूज होता है हमारे पास एरर डिटेक्शन, आइडेंटिफाई एरर इन रिसीव डेटा, हैंडल एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। फ्लो कंट्रोल प्रिवेंट overblaming a slow receiver, access control determine who can send data। ये जो एक्सेस कंट्रोल है, जो सी एस एम एस सी डी और सी एस एम एस सी ए, ये हम सी एस एम एस सी डी हम यूज करते थे हब हब में। ठीक है ना। और ये हमारा होता है वाईफाई में। मैं आगे डिस्कस करूंगा ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन डिटेक्शन और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन अवॉइडेंस। ये कैसे काम करते हैं? ये जो हमारे दो मेथड हैं वो कैसे काम करते हैं। तो स्विच हमारा जो है लेयर 2 पे काम करता है। तो इसको हम करते हैं अभी, बाद में सी एस एम एस सी ए और सी डी को डिस्कशन बाद में करते हैं। पहले हम ये देखते हैं। हाँ, एरर चेकिंग कैसे करता है ये? हाउ एरर चेकिंग वर्क एट डेटा लिंक लेयर। सिंस डेटा कैन गेट करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, द डेटा लिंक लेयर डिटेक्ट एरर यूजिंग टेक्निक लाइक सीआरसी।
साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो ये काम कैसे करता है? पहले चलता था पैरिटी बिट्स, अभी चलता है सीआरसी। ठीक है ना? ये पैरिटी बिट से एडवांस है सीआरसी हमारा। तो ये कैसे कैलकुलेट करता है? कोई भी आपका पैकेट बना, जैसे इस फॉर्मेट में बना, तो ये क्या करेगा, इस डेटा पे सीआरसी एल्गोरिदम रन करेगा। जब उसने रन किया, इस डेटा पे कुछ कैलकुलेशन निकाला, तो उसको मान लो ये मिला 1101। तो ये सीआरसी का एक हेडर ऐड कर देगा इसमें। ठीक है ना? कि सीआरसी ये हमारा है, और वो पैकेट भेज देगा डेस्टिनेशन पे। तो जब डेस्टिनेशन पे ये पैकेट पहुंचेगा, वो सीआरसी वाले हेडर को हटाएगा, जो एक्चुअल डेटा है उस पे अपना सीआरसी कैलकुलेट करेगा। क्योंकि सीआरसी का तो काम एक ही है तरीका कैलकुलेट करने का। तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पे वो देखेगा कि इसका सीआरसी सेम निकल रहा है जो हमें रिसीव हुआ है रिसीवर एंड से। तो क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, बोलेगा हाँ यस, ये डेटा हमारा सही है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है। अगर जो रिसीवर एंड की डिवाइस है उसने सीआरसी इस पे रन किया और उसको कुछ अलग मिला, जैसे यहाँ पे सेम ना मिलके उसको मिला कि 1011, तो इसको डेटा को क्या कर देगा, डिनाई कर देगा, बोलेगा इसमें कुछ चेंज हुआ है, हमारा सीआरसी अलग आ रहा है, इसका सीआरसी अलग इसने भेजा हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, एरर डिटेक्शन है, ये एरर को उसने डिटेक्ट कर लिया। ऐसे काम करता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, हाउ इट वर्क, सेंडर कैलकुलेट अ सीआरसी वैल्यू फ्रॉम द डेटा एंड अपेंड इट टू द फ्रेम। फ्रेम में क्या कर देता है, उसको ऐड कर देता है, अपेंड कर देता है। रिसीवर recalculate the CRC upon receiving the frame. If the calculated CRC match and receive CRC, the data is corrected. If there is a mismatch, the data is corrupt and must be retransmitted. ठीक है? तो अगर उसका मैच नहीं करता है तो डेटा हमारा करप्ट हुआ है और उसको हमें रिट्रांसमिट करना है, या रिट्रांसमिट की रिक्वेस्ट भेज देगा वो, फिर से भेजो आप डेटा मुझे। वही एग्जांपल में हमने लिखा हुआ है कि मान लो ये आपका डेटा है, वो सीआरसी है, तो ये हमारा फाइनल बन चुका। रिसीवर उसको रिकैलकुलेट करेगा, अगर उसको 101 हुआ तो डेटा सही है, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर देगा। पैटी बिट हमारा पहले यूज होता था, ये बेसिक एरर डिटेक्शन था। ठीक है ना? तो ये कैसे काम करता था, पैटी बिट एक्स्ट्रा बिट ऐड करके भेजता था, इज एडेड टू इंश्योर द टोटल नंबर ऑफ वंस इज इवन और ऑड। मतलब जैसे क्या है, हमारा डेटा जाता है 1010 के फॉर्म में, जैसे हम बिट्स बोलते हैं ना, तो या 1 होगा या 0 होगा। तो वो इसके इवन और ऑड नंबर को देखता था कि हमारे डेटा में वंस कैसे आ रहे हैं, इवन में आ रहे हैं, ऑड में आ रहे हैं, फिर उसके बिहाफ पे अपना एक बिट ऐड करता था, सिर्फ एक, और वो ऐसे भेज देता था रिसीवर एंड पे। फिर रिसीवर भी उस डेटा में जो 1010 करके आ रहा है, 1 को कैलकुलेट करके इवन और ऑड वैल्यू निकाल के उसमें अपना पैरिटी बिट्स देखता था, फिर दोनों को मैच करके अगर वो मैच हो गया तो सही है। लेकिन वहां पे सिक्योरिटी हमें कम मिल रही थी, क्योंकि वो इवन ऐड को कैलकुलेट करके और भेज दे रहा था। ठीक है ना? 1 1 को कैलकुलेट करके उसने डिसाइड कर लिया, 0 को कैलकुलेट नहीं किया। वहां पे सीआरसी सब पे रन होता है, पूरा पैकेट पे ही रन होता है। ठीक है ना? व्हेन सेंडर फाइल ओवर इथरनेट द फ्रेम कंटेन सीआरसी चेकसम। अगर आपको देखना है तो वैसे आप सीआरसी चेकसम देख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना? किसी पैकेट को वायर साक से अगर हमें कैप्चर करते हैं तो वहां पे हमें सीआरसी हेडर मिल जाएगा। ये देखो सीआरसी का ये वैल्यू जा रहा है हमारे पास। ठीक है? तो एक इसमें ये टॉपिक है हमारा सी एस एम ए सी डी। इसका क्या काम होता है, व्हाट इज CSMACD और CSMACA? तो CSMACD का फुल फॉर्म क्या है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन डिटेक्शन।
और CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस आर नेटवर्क एक्सेस मेथड used to manage data transmission and avoid collision in shared network environment। तो जहां पे हमारा शेयर नेटवर्क इन्वायरमेंट है वहां पे हमारा कॉलिजन ना हो जाए डेटा के बीच में, तो हम उस मेथड को इन मेथड को यूज करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा रास्ता है, छोटा सा रास्ता है, ठीक है ना, जहां पे एट ए टाइम पे एक ही गाड़ी निकल सकती है। तो क्या होगा अगर मान लो ये कोई हमारे पास गाड़ी आई और वो यहाँ पे आ गई, उसी टाइम पे ये दूसरी गाड़ी आ गई, तो ऐसा नहीं है दूसरा वाला यहाँ पे आ जाएगा, उसको पता है कि ये गाड़ी आ रही है और एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है, तो वो यहाँ पे वेट करेगा। जब ये गाड़ी निकल जाएगी उसके बाद फिर अपनी गाड़ी निकालेगा। अगर दोनों आ गए यहाँ पे तो बीच में क्या हो जाएगा, टकराव हो जाएगा, फिर किसी को बैक लेना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क में क्या होता है, टकराव होने के बाद डिस्कार्ड ही होता है, बैक नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये नेटवर्क में कैसी चीजें होंगी कि जब हमारे पास इस टाइप का मेथड होगा कि इस लिंक पे हम डेटा एक बार ही भेज सकते हैं, एक बार ही भेज सकते हैं, मतलब का कहने का मतलब क्या है, जब ये लिंक हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड पे है। कल हमने पढ़ा था हाफ वन साइड डुप्लेक्स ट्रैफिक। वन साइड ट्रैफिक, बिल्कुल। कल हमने पढ़ा था हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, वन साइड ट्रैफिक एट ए टाइम पे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक ही डिवाइस को या तो डेटा डेटा सेट कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो अगर हमारा सेंड हो रहा है या रिसीव हो रहा है तो दूसरे डिवाइस डेटा उस टाइम पे ना भेज सके, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, या कैसे कैलकुलेट होता था, या कैसे चेक होता था। अब तो हमारे जितने भी डिवाइस है वो फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करते हैं, स्विच हमारा फुल डुप्लेक्स मोड पे है, तो हर एक लिंक का एक बैंडविड्थ उसने कैलकुलेट कर रखा है और फिक्स कर रखा है, असाइन कर रखा है कि ये तुम्हारा बैंडविड्थ है, तुम आप इसको यूज करके डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा यूज होता था हब में होता था, हब हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता है, ठीक है ना। तो हब में हम ये मेथड यूज करते थे चेक करने के लिए कि अभी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा भेज रही है, उस टाइम पे कोई तीसरी डिवाइस डेटा नहीं भेज सकती है, नहीं तो जिसका ट्रांसमिशन ऑलरेडी चल रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो कैसे होता था वो हम देखते हैं। CSMACD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन यूज इन बाइट इथरनेट हाफ डुप्लेक्स मोड पे हम ये काम करता था, जैसे अभी हमने देखा। पर्पस क्या है, डिटेक्ट एंड हैंडल कोलिजन व्हेन मल्टीपल डिवाइस ट्राई टू सेंड डेटा साइमल्टेनियसली। जब एट ए टाइम पे अगर मल्टीपल डिवाइस डेटा भेजना चाहते हैं तो उसको डिटेक्ट करके उनको स्टॉप करना कि अभी ये जो लिंक है वो ऑलरेडी यूज में है, ऑलरेडी ट्रांसफर हो रहा है डेटा, अभी आप डेटा को नहीं भेज सकते हैं, ठीक है ना। कैसे होता था, हाउ CSMACD वर्क, कैरियर सेंस द डिवाइस लिसन टू चेक इफ अ नेटवर्क इज फ्री। जब भी कोई डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा भेजना चाहती थी तो पहले वो कैरियर को जहां से उसको भेजना है उसको सेंस करती थी कि ये फ्री है या नहीं है, ठीक है ना। फिर इफ अ नेटवर्क इज फ्री दैट डिवाइस सेंड डेटा। अगर वो फ्री है, नेटवर्क फ्री है, तो क्या कर सकता है, डेटा डिवाइस भेज सकता है। अब अगर क्या हो, कॉलिजन कैसे डिटेक्ट होता है, इफ टू डिवाइस सेंड डेटा एट सेम टाइम अ कॉलिजन अकर्ड। मान लो जैसे कि ये हमारा हब लगा हुआ है, ये एक पीसी ये है, एक पीसी ये है, एक पीसी ये है। अब हमें पता है कि और एक पीसी ये और लगा देते हैं इसमें, इसको हमने कनेक्ट कर दिया इनको आपस में। अब हब हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता है कि मतलब ये अगर इसने डेटा को भेजा है और ये रिसीवर है और इसने डेटा को रिसीव कर लिया, तो उस टाइम पे ये इसको डेटा नहीं भेज सकता या दोबारा ये डेटा इसको नहीं भेज सकता,
एट ए टाइम पे हमारा एक ही ट्रांसमिशन हो सकता है जो कि चल रहा है। तो उस टाइम पे अगर ये डेटा भेजेगा, जैसे ये रिक्वेस्ट करेगा, तुरंत इसको स्टॉप कर दिया जाएगा यहीं पे, कि अभी ऑलरेडी ट्रांसमिशन चल रहा है, आप डेटा नहीं भेज सकते। तो ये क्या करेगा, ये फिर से कुछ सेकंड के बाद इसको रिट्रांसमिट करेगा, कुछ टाइम के बाद, कि अब ये फ्री हुआ या नहीं हुआ। अगर फिर से बिजी है तो फिर इसको स्टॉप मिल जाएगा कि अभी नहीं भेज सकते, अभी अभी ट्रांसमिशन चल रहा है। जब इनका ये ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर उस टाइम पे इसने फिर से रिक्वेस्ट भेजा कि अभी हम रिट्रांसमिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, फिर हम कर सकते हैं उस टाइम पे। अगर क्या हो कि मान लो सेम टाइम पे इसने भी रिट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट भेज दी, इसने भी भेज दिया ट्रांसमिशन, डेटा उसको भेजना है, डेटा उसको भेजना है, तो दोनों के पास स्टॉप वाला एक बिट आएगा कि अभी आप नहीं भेज सकते, और दोनों को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और फिर से वो कुछ समय बाद रिट्रांसमिट करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी आती थी हब में, जो कि स्विच में नहीं है अब। स्विच में अब फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करता है, हम एट ए टाइम पे मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, डिवाइस स्टॉप रिट्रांसमिशन, अ जैम सिग्नल इज सेंड टू इन्फॉर्म ऑल डिवाइस, डिवाइस वेट फॉर रैंडम टाइम बिफोर रीट्राइंग। अगर एट ए टाइम पे दोनों डिवाइस डेटा को भेजती हैं तो वहां पे कॉलिजन अकर्ड होगा, तो होगा क्या, जो दोनों डिवाइस ने ट्रांसमिशन के लिए रिक्वेस्ट भेज रखी थी वो स्टॉप हो जाएगी, उनको एक जैम सिग्नल चला जाएगा हर एक डिवाइस को कि अभी आप डेटा को नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो कुछ समय बाद वो फिर से रीट्रांसमिट करेंगे डेटा को। एडवांटेज यही है हमारा, एफिशिएंट इन वाइड नेटवर्क वेयर डिटेक्टिंग कॉलिजन इज इजी। तो ये हाफ डुप्लेक्स पे यूज होता था कि हमारा जो डेटा है वो कॉलिज कोलाइड ना हो, आपस में डिस्कार्ड ना हो, है ना। अब इसमें हमारा टाइम लगता था। CSMA CD is mostly obsoleted today because modern Ethernet use full duplex switching, which prevent collision. CSMA CA जो है, CD हमारा तो वाइड में यूज होता था हब में, CSMA CA जो है वो वाईफाई में यूज होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन अवॉइडेंस। इसमें क्या यूज होता है, यहाँ पे हम वाईफाई पे, ये यूआरएल के थ्रू तो कनेक्ट है नहीं, ये वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है, तो यहाँ पे हम कॉलिजन को डिटेक्ट नहीं कर कर सकते हैं। तो फिर हम उसको अवॉइड कैसे करेंगे कि एट ए टाइम पे डेटा हमारा जो है प्रॉब्लम में ना आए, डिस्कार्ड ना हो। तो इसका प्रिवेंट कॉलिजन बिफोर दे हैपन, सिंस वायरलेस डिवाइस कैन नॉट डिटेक्ट कॉलिजन डायरेक्टली। हाउ सीएमएस हाउ सीएमएस सीए वर्क, तो कैरियर सेंस में कहते हैं डिवाइस चेक इफ द चैनल इज आइडल। तो सबसे पहले तो वही है, चैनल को चेक करेगा जिसके थ्रू आप कनेक्टेड हो वो आइडल है या नहीं है। अवॉइड मैकेनिज्म, इफ द चैनल इज बिजी द डिवाइस वेट फॉर रीट्राइंग। अगर उसको चैनल बिजी मिलता है तो दूसरी डिवाइस क्या करेगी, वेट करेगी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आरटीएस जाता है, रिक्वेस्ट टू सेंड, कि मैं आपको डेटा भेजना चाहता हूँ तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो रिसीवर एंड है वो उसको सीटीएस भेजेगा, क्लियर टू सेंड, कि आप मुझे डेटा भेज सकते हो, अभी क्लियर है। तो आरटीएस जाता है, सेंडर रिक्वेस्ट परमिशन टू सेंड द डेटा। सीटी है कि रिसीवर ग्रांट परमिशन, तो जिसको डेटा भेजना है वो आरटीएस भेजता है कि मैं आपको डेटा भेजना चाहता हूँ। सीटीएस उसको परमिशन अलाउ करता है कि हाँ अभी आप भेज सकते हो, मैं मेरा किसी के साथ और मतलब ट्रांसमिशन नहीं चल रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉलिजन को अवॉइड कर सकते थे वाईफाई में। ठीक है ना। तो वही सब लिखा है, ट्रांसमिशन का एक्नॉलेजमेंट मिलता है, फिर डेटा सेंड होता है। एडवांटेज, रिड्यूस कॉलिजन इन वायरलेस नेटवर्क, बट ये क्या है, लेटेंसी को इंक्रीज करता था, क्योंकि पहले आरटीसी जा रहा है, फिर उसका हमें रिप्लाई मिलेगा, फिर हम डेटा भेजेंगे इसमें। ये की डिफरेंस है जो हमने डिस्कस किया है, कि ये हमारा वायर्ड में है, ये हमारा वायरलेस में है। ठीक है ना। डिटेक्ट एंड हैंडल कॉलिजन आफ्टर दे अकर, प्रिवेंट कॉलिजन बिफोर दे अकर। यहाँ पे डिटेक्ट कब होता है, कॉलिजन होने से पहले, और ये
कॉलिजन के बाद में, क्योंकि हम यहाँ पे आरटीसी और ये सब चीजें भेजते हैं। CSMA-CD इज यूज इन ओल्डर वाइड नेटवर्क, ईथरनेट, CSMA। बाकी ये सब थ्योरी लिख रखी है मैंने, ये कैसे काम करती थी, बट अभी हमारा फुल डुप्लेक्स पे काम करता है, तो ये यूज में नहीं आता, ये स्विच में आता था हमारे पास। ठीक है ना। बस मेरे बताने का मोटिव ये था कि आपको पता होना चाहिए कि CSMA-CA और CSMA-CD चीजें होती हैं नेटवर्क में। वैसे कोई पूछने नहीं वाला आपसे नेटवर्क में भी। तो डेटा लिंक लेयर के 3 काम होते हैं, जहाँ पे हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमारा ऐड होता है। चेकसम, डेटा को चेक करने के लिए, जो भी हमने बताया था, CRC। ठीक है ना। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहेगा? सर साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन भी अगर आप बता दिया करें ना तो ये बड़ा हेल्पफुल होगा। कौन सा क्वेश्चन? इंटरव्यू वाले? इंटरव्यू जी जी जी। अच्छा, नेटवर्क लेयर पे मतलब। मतलब कोर्स में जो जो जिस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं, हम्म, लोग पूछते हैं, तो वो भी अगर बता दें साथ साथ में तो वो भी अच्छा होगा। जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना बेसिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप ISP पे जाओगे या कहीं पे भी नेटवर्क लेवल पे इंटरव्यू देने जाओगे या फिर किसी और भी लेवल पे इंटरव्यू दोगे, तो पता, मैंने मैंने खुद इंटरव्यू दिया है, और हमारे खुद सीनियर जब इंटरव्यू लेते हैं, वो बिल्कुल बंदे से ही नहीं पूछते कि आपको पता है BGP प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, आपको पता है IBR कैसे काम करता है, इंटर राउटिंग स्विचिंग में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं IP एड्रेस में, सबनेटिंग में, OSI मॉडल में, फिर डिवाइस के बिहेवियर में, कि कौन सी डिवाइस किस लिए यूज होती है और किस लेयर पे काम करती है और क्या उसका काम है। अगर हमने इतना बता दिया ना, हमारा सिलेक्शन पक्का है। किसी भी ISP में आप इंटरव्यू देके देख लो, वो यही पूछते हैं कि आपको पता है सबनेटिंग क्या है। अच्छा, वो आपको एक नेटवर्क एड्रेस दे देंगे, बोलेंगे इसको इसकी सबनेटिंग करके दिखाओ। वो इसी मॉडल के बारे में पूछेंगे कि किस लेयर का क्या काम है। ठीक है। उसके बाद नेटवर्क डिवाइस के बारे में पूछेंगे, फिर ये पूछ लेंगे आपको पता है लैपटॉप में IP कैसे साइन करते हैं, क्या करते हैं, ये बेसिक सारी चीजें पूछेंगे। नेटवर्क CCNA में यहीं तक पूछते हैं। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है 1-2 साल का, फिर आप कहते हो कि मैं L2 इंजीनियर पे स्विच होना चाहता हूँ, मैं L2 इंजीनियर का इंटरव्यू दे रहा हूँ, फिर आपसे राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में पूछते हैं। फिर आपको डीपली पूछते हैं आपसे कि आपको पता है BGP कैसे काम करेगा, अब मुझे ये बताओ MPLS कैसे काम करता है नेटवर्क में, ये बताओ हमसे। ठीक है ना। तो इंटरव्यू में मतलब यही है, पूछ सकते हैं कि OSI मॉडल कैसे काम करता है, किस लेयर पे क्या काम होता है, हमारे पास कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं किस लेयर पे, है ना। ये चीज हमें याद जरूर करनी है, जितना अभी हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए मैं टाइम देके पढ़ा भी रहा हूँ अच्छे से, कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर ये समझ में आ गया ना, तो आप कहीं पे भी हारोगे नहीं, मतलब सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बेस मजबूत है तो सारी चीजें क्लियर है। बाकी हम इंटरव्यू के क्वेश्चन देख लेंगे लास्ट में, कि क्या क्या होते हैं और उनको हमें कैसे करना है। इसके बाद हमारे पास डेटा लिंक लेयर और है हमारे पास फिर फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे क्या है, वही जो हमारे पास हमने केबल लगा रखे हैं, उन पे डेटा को ट्रांसमिट करना। जब हमारे पास फ्रेम आया, उस फ्रेम को आगे भेजना। तो फिजिकल लेयर, लेयर 1 इज द लोएस्ट लेयर ऑफ अ OSI मॉडल, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर actual physical connection between device. It's deal with electrical, optical and mechanical aspect of network communication. तो ये उस डेटा को, जो हमारा बाइनरी फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके, उस केबल के थ्रू या लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी केबल हमने यूज कर रखी है, वैसे कन्वर्ट करके उसको
डेटा को आगे भेजना। ये किसका काम होता है? फिजिकल लेयर। फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर, डेटा ट्रांसमिशन ओवर फिजिकल मीडिया, कन्वर्ट बाइनरी डेटा, वन बाइनरी हमारा क्या होता है, 1 और 0, इनटू इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और रेडियो सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन, सेंड डेटा बिट बाय बिट अक्रॉस केबल, फाइबर ऑप्टिकल और वायरलेस सिग्नल। तो जो भी हमने केबल यूज कर रखी है, उनको जो भी फॉर्मेट वो यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल है, अगर ऑप्टिकल नेटवर्क है तो लाइट के फॉर्म में डेटा को वो कन्वर्ट करके भेजते हैं, वैसे कन्वर्ट करना ये फिजिकल लेयर का काम होता है। ठीक है ना? तो ये हमारा bit synchronize and transmission mode ensure timing and synchronization between sender and receiver, support different data transmission mode, simplex, half duplex, full duplex, जो मैंने आपको बताया था, मैंने सिग्नल स्टैंड एंड अटेन्युएशन जो वाईफाई में हमारा यूज आता है। तो फिजिकल लेयर पे हमारी ये डिवाइस काम में आती है, हब, रिपीटर, केबल, एनआईसी एंड वाईफाई एक्सेस पॉइंट। ठीक है ना? तो ये हमारा सारा फिजिकल लेयर पे डिवाइस काम करती है। देखो ये यहाँ पे जो हमने ओएसए मॉडल पढ़ा है, इनको हम हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं, इनको सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। नेटवर्क लेयर से आपने देखा होगा कि हमारा डिवाइस आ गया, राउटर आ गया, यहाँ पे स्विच आ गया, यहाँ पे हमारे पास रिपीटर, हब, मॉडम, ये सारे हमारे फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। वो चीजें आ गई, इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना इसका ही काम है, इसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये अपर लेयर, फिर बहुत सारी चीजें हैं, इनको अपर लेयर, इसको लोअर लेयर बोलते हैं। बट एक चीज का और ध्यान रखना हमेशा, जो मैंने बताया कि लेयर 7 हमेशा आपकी एप्लीकेशन लेयर ही रहेगी। इसको हम भले ही उल्टा लिख दें तो इसका मतलब ये नहीं फिजिकल लेयर हमारा लेयर 7 बन जाएगा, क्योंकि ये जरूर कंफ्यूज करता है इंटरव्यूअर कि उसने उसको फिजिकल लेयर को सबसे पहले लिख दिया, फिर डेटा लिंक लेयर को लिख दिया, फिर नेटवर्क को लिख दिया। तो अब आपने पढ़ा है कि सबसे पहले लेयर 7 होती है, फिर लेयर 6 होती है, तो फिजिकल लेयर को लेयर 7 बता दिया, ये नहीं होगा। फिजिकल लेयर हमारा लेयर बन ही रहेगा हमेशा। ठीक है ना? तो ये हमारा ओएसआई मॉडल के बारे में था सब कुछ। ठीक है ना? इसमें अगर किसी का कुछ डाउट रहता है तो पूछे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए जी, वेरी गुड। अब हम पढ़ने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार स्क्रीन को। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या है कि आईपी एड्रेस क्या है? आईपी स्टैंड फॉर होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है ना? अब ये क्या है? ये हमारे पास एक लॉजिकल एड्रेस है। आईपी हमारा क्या है? लॉजिकल एड्रेस है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, नेटवर्क में आपके पास एड्रेस कितने टाइप के होते हैं। तो रियल सिनेरियो में भी हमारे पास एड्रेस जो है वो 2 टाइप के ही होते हैं। जैसे कि मैं किसी से पूछता हूँ कि अंकित जी आपका घर कहाँ पे है। अंकित ने बोला कि यार सर मेरा घर ना लक्ष्मी नगर में है, और ये है लोकेशन। उन्होंने पूरा घर का लोकेशन भेज दिया, एड्रेस भेज दिया। अब मेरे को ये नहीं पता अगर कि लक्ष्मी नगर कैसे पहुंचेंगे, कौन सा उसके लिए बेस्ट पाथ होगा। अब मैं रह रहा हूँ मान लो यहाँ कानपुर में। ठीक है, अब मुझे कानपुर से पहले दिल्ली जाना है, फिर दिल्ली से हम लक्ष्मी नगर जाएंगे। तो अगर मुझे पाथ नहीं पता कि कानपुर से दिल्ली कैसे जाते हैं, और कानपुर से ऐसा तो है नहीं दिल्ली जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा, मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं, तो कौन सा रास्ता हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ये भी नहीं पता मेरे को। तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप पे सर्च करते हैं कि यहाँ तक जाने के लिए कौन सा रास्ता उसके लिए बेस्ट है। इसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, जहाँ पे हमारा आईपी काम यूज में आता है। फिजिकल एड्रेस क्या है आपका? मैक एड्रेस, जो बताया उन्होंने कि सर मैं लक्ष्मी नगर में यहाँ पे रहता हूँ। ठीक है ना?
तो वो तो चेंज नहीं हो सकता, हमारा जाने का पाथ चेंज हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मैं गया इस वाले रूट से था, आ इस रूट से रहा हूँ, ये तो हो सकता है ना। लेकिन जो इसका फिजिकल एड्रेस है वो चेंज ही नहीं होगा। वो कब चेंज होगा? जब ये घर ही चेंज कर दें। तो अगर आपने एनआईसी कार्ड ही चेंज कर दिया लैपटॉप का, तो फिजिकल एड्रेस चेंज हो जाएगा, बट वैसे नहीं होता हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एड्रेस में दो टाइप के एड्रेस होते हैं नेटवर्क में। सेम सिनेरियो में, कि दोनों एड्रेस में, अगर रियल लाइफ के सिनेरियो में दोनों एड्रेस में अगर एक भी एड्रेस मिसिंग है, तो हम अंकित के यहाँ पे नहीं पहुंच सकते हैं। मान लो उसने पाथ बता दिया कि सर आपको ना कानपुर से आना है दिल्ली, तो आपको ट्रेन मिल जाएगी, आप ट्रेन से आ सकते हो आनंद विहार, वहां से लक्ष्मी नगर का मेट्रो ले लेना, वहां पे आ जाना। अब मैं लक्ष्मी नगर पहुंच गया, लेकिन उसने ये नहीं बताया सर मेरा घर का लोकेशन ये है, तो भी नहीं पहुंच पाऊंगा मैं। तो हमारे पास मतलब दोनों एड्रेस होने चाहिए, कि जाना कैसे है और पहुंचना कहाँ है ना। सेम नेटवर्क में होता है। नेटवर्क में भी हमारे पास दो टाइप के एड्रेस होते हैं। एक पब्लिक एक होता है, प्राइवेट। पब्लिक एक प्राइवेट। हाँ वो तो आईपी एड्रेस में आता है, पब्लिक और ये फिजिकल और पब्लिक है। वैसा। यहाँ पे ये लॉजिकल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस। ठीक है ना। तो फिजिकल में क्या है हमारे पास? मैक एड्रेस है। और लॉजिकल में क्या है हमारे पास? आईपी एड्रेस है। और डिवाइस को अगर आपस में नेटवर्क में हमें कम्युनिकेट कराना है, तो दोनों एड्रेस होने चाहिए उसके पास। अगर एक भी मिसिंग है तो वो डिवाइस जो है नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। लॉजिकल और ये है हमारा आईपी एड्रेस। ठीक है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं अभी आईपी एड्रेस के बारे में, आपको मैक एड्रेस के बारे में बता दूंगा। 48 का होता है, यूनिक होता है, हेक्साडेसिमल से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है ना, मैक एड्रेस के बारे में। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। अच्छा दोस्तों, एक चीज और है, मैं उसी मॉडल में आपको एक चीज और बताना भूल गया यहाँ पे। कहीं मैंने देख रखा है नियर नेटवर्क सिनेरियो फिजिकल। हाँ, IEEE। आई ट्रिपल ई तो बनाया इसने। नेटवर्क के वर्ड। देखो, ओएसए मॉडल वर्सेस टीसीपी आईपी मॉडल। जो हम अभी तक ओएसआई मॉडल पढ़ रहे थे, ओएसआई मॉडल के बारे में, ये हमारे एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि नेटवर्क जो है आपका, नेटवर्क में डिवाइस कैसे कम्युनिकेट करते हैं। बट एक्चुअल में जो यूज हो रहा है वो है टीसीपी आईपी मॉडल, जिसमें कितनी लेयर है? 4 लेयर है। जैसे अभी हमने 7 लेयर में पढ़ा है, टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर है हमारे पास? ये है हमारा। कोई कोई इसमें 5वें लेयर बताता है ना, कहीं कहीं कोई बताता है 5 लेयर भी होता है इसमें। अच्छा TCP जी। में। नहीं दोस्त, मैंने तो वैसे अभी 4 ही पढ़ी हो सकती हैं। 4 ही होती हैं टीसीपी आईपी में। अच्छा अच्छा। तो ये हमारा ओएसआई मॉडल है, ये टीसीपी आईपी मॉडल है। तो यहाँ पे जो 7 लेयर में हमने पढ़ा था कि इस लेयर का ये काम है, इस लेयर का वो काम है, तो उनको कंबाइन कर दिया। जैसे एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन को कंबाइन करके एक एप्लीकेशन लेयर बना दिया टीसीपी आईपी में। ठीक है। तो ये अलग अलग जो लेयर काम करती थी, वो यहाँ पे एक लेयर काम करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर ही है, नेटवर्क लेयर ही है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को हमने नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दिया। काम वही है जो हम ओएसआई मॉडल में पढ़ के आए हैं। ओएसआई मॉडल एक हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, जहां पे हम हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शनैलिटी समझते हैं कि कैसे काम होता है। और टीसीपी आईपी मॉडल हमारा एक्चुअल में यूज होता है, जहां पे एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन जो अलग अलग लेयर अलग अलग चीजों को परफॉर्म कर रही थी,
वहां पे एप्लीकेशन लेयर अकेले काम करती है। सेम ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है। जहां पे डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर अलग अलग काम कर रही थी, वहां पे हमने नेटवर्क एक्सेस लेयर है हमारे पास टीसीपी आईपी मॉडल में। बाकी काम सारा सेम ही है, जो वैसा ही मॉडल है वही टीसीपी आईपी। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस भी हमने लिखा हुआ है डेवलप बाय आईएसओ। इसको जो टीसीपी आईपी मॉडल को डेवलप किया था डीओडी ने, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। इसमें कितनी लेयर है? 7। इसमें कितनी लेयर है? 4। ये हमारा क्या है? थ्योरेटिकल मॉडल है, जहाँ पे हम थ्योरी डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि हमारे डिवाइस कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, नेटवर्क में। ये क्या है? प्रैक्टिकल मॉडल है जो रियल नेटवर्क में यूज होता है, हमारा टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, यहाँ पे वही एप्लीकेशन लेयर के बारे में बताया कि यहाँ पे सेपरेट है, एप्लीकेशन अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है। यहाँ पे उसको कंबाइन कर दिया एप्लीकेशन में। ये प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया है। एग्जाम्पल, द इंटरनेट primarily follow up the TCP/IP model, but the OSI model is used for learning and troubleshooting। OSI मॉडल जो हमारा यूज होता है वो लर्निंग पर्पज से यूज होता है और ट्रबल शूटिंग पर्पज से। तो ये समरी है इसका। तो ये यही मैं एक बार बताना चाह रहा था आपको कि एक्चुअल में हमारा यूज होता है टीसीपी आईपी मॉडल। वैसे मॉडल हमारा क्या है? एक लर्निंग पर्पज से है, जिससे कि आपको समझ में आए एक्चुअली में डेटा हमारा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे कनेक्ट होते हैं दो डिवाइस नेटवर्क में। ठीक है, तो वापस से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज आईपी एड्रेस। तो आईपी का काम क्या होता है, एक बार हम डिस्कस करते हैं। एन आईपी एड्रेस इज ए लॉजिकल एंड यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर असाइंड टू एवरी डिवाइस कनेक्ट टू अ नेटवर्क। देखो, ये हमारा एक लॉजिकल एड्रेस होता है और यूनिकली आइडेंटिफायर होता है उस नेटवर्क में। उस नेटवर्क में वो क्या है? उस डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होगा। जैसे कि मान लो ये हमारा स्विच लगा है और स्विच से हमने ये पीसी कनेक्ट कर दिया आपस में। ठीक है ना। और ये हमारा लिंक ये हमने लगा दिया ऐसे। तो अगर आपने मान लो इस सिस्टम को कोई आईपी असाइन कर दिया 192.168.1.2 तो ये आईपी इस प्राइवेट नेटवर्क में आप किसी और सिस्टम को असाइन नहीं कर सकते। अगर आपने मैन्युअली कर दिया तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा फिर। ठीक है ना। नेटवर्क में लूप भी बन सकता है इसके, इस चीज, अगर आपने ऐसा कर दिया इस केस की वजह से। तो आपको इस नेटवर्क में ये जो दूसरी डिवाइस है उसको दूसरा आईपी असाइन करना पड़ेगा आपको 1.3, इसको 1.4। नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि हमें किसको भेजना है? अगर आपने एक सिस्टम को दो आईपी असाइन कर दी, अब आप सिस्टम ए से कनेक्ट करना चाहते हो, उसको कैसे पता है सिस्टम ए को हमें ट्रैफिक भेजना है? कैसे डिसाइड करेगा वो? तो ये यूनिकली आइडेंटिफायर नंबर होता है उस नेटवर्क में। ठीक है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं डिवाइस को कि ये डिवाइस यहाँ पे रिलोकेट करती है, यहाँ पे लोकेट करती है, और ट्रांसफर हमें डेटा को जो है यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ठीक, इट अलाउ डिवाइस टू सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर द इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क। इट्स लेयर 3 टेक्नोलॉजी एंड वी कैन चेंज आईपी एड्रेस टू द डिवाइस। डिवाइस का क्या है? हम आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैक एड्रेस चेंज नहीं होता, मैक एड्रेस तभी चेंज होगा जब आपका एनआईसी कार्ड चेंज होगा। ठीक है ना। बट आईपी एड्रेस आप सिस्टम का चेंज कर सकते हो कि अभी आपने जो आईपी इसको असाइन कर रखी है वो आप इसको कर दो, इसकी आईपी इसको असाइन कर दो। तो जब इस पीसी से ये पीसी को कम्युनिकेट करोगे तो फिर से रिक्वेस्ट जाएगी, फिर से सारा चीज बनेगा, और पैकेट जो है उसी डिवाइस को भेजा जाएगा जिस डिवाइस में वो आईपी असाइन है। ठीक है ना। बाय डू वी यूज आईपी एड्रेस इन नेटवर्क? यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ डिवाइस। यूनिकली हमें अगर उस नेटवर्क में डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है तो फिर हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ आईपी।
Every device need a unique address to communicate. Example, your phone or laptop have different IP address when connect to a Wi-Fi. तो नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए हर एक डिवाइस को हमें एक यूनिक एड्रेस डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि हम आईपी एड्रेस डिफाइन करते हैं। आईपी एड्रेस के बेस पे हम क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। अलाउ इंटरनेट एक्सेस, सपोर्ट नेटवर्क एंड सिक्योरिटी कंट्रोल। अब ये सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल क्या है? अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो पीसी है इस पीसी से कम्युनिकेट ना कर पाए, तो आप आईपी के बेस पे रूल भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे राउटर में बना सकते हैं, या हमारे पास वैसे भी डिफरेंट नेटवर्क की अगर डिवाइस है, जैसे मान लो एक हमने स्विच लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना, दो पीसी हमने ये कनेक्ट कर दिया है, दो पीसी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, स्विच हमारे पास एक ही है। मैं अभी लेयर 2 पे नहीं जा रहा हूँ, नहीं, लेयर 2 पे हम ये विलन के थ्रू भी अचीवमेंट कर सकते हैं, ये चीज जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट आपको क्या है, आपने एक ही स्विच से चारों पीसी कनेक्ट कर दिया है। अब आप चाहते हो कि ये जो दो पीसी है वो इन दोनों से कम्युनिकेट ना कर पाए, और ये वाले जो पीसी हैं वो इन दोनों से कम्युनिकेट ना कर पाए, बट स्विच आपके पास एक ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि इन पीसी को डिफरेंट नेटवर्क का आईपी असाइन कर देंगे, या डिफरेंट नेटवर्क की रेंज दे देंगे। ठीक है ना। ये सेम नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क कैसे होगा, हम पढ़ने वाले हैं अभी आगे। और यहाँ पे हमने दूसरा नेटवर्क इसको असाइन कर दिया। अब बोलोगे सर देखने में तो सेम ही लग रहा है, ये डिफरेंट नेटवर्क कैसे हुआ? देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, थर्ड वाले कॉलम में। तो इसके बेस पे ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हो गए हमारे पास। हम्म। हाँ यार देखो, ये अंकित जी ने जैसे क्वेश्चन पूछा है कि हम क्या एक सिस्टम से सारे सिस्टम का आईपी एड्रेस देख सकते हैं, कि किस सिस्टम को हमने क्या आईपी असाइन किया है, यही है ना क्वेश्चन आपका, प्राइवेट नेटवर्क में। हाँ यही है सर। देख सकते जैसे हैं, देख मतलब सकते हैं। हम। तो बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे कि आईपी स्कैनर आता है हमारे पास। उसमें क्या है, हम्म। आईपी स्कैनर क्या करेगा, आपके पूरे नेटवर्क को स्कैन करके दे देगा कि किस डिवाइस में कौन सा आईपी एड्रेस कनेक्ट आपने असाइन कर रखा है, या डीएचसीपी ने असाइन कर रखा है। शायद मेरे पास होगा भी आईपी पिंग से भी स्कैनर। कर सकते हैं सर, अगर सर कंप्यूटर का नाम आपको डीएचसीपी में पता है तो पिंग स्पेस कंप्यूटर का नाम दीजिए, -a कीजिए, उसका आईपी बता देगा। मुझे हाँ। पता ही नहीं है ना सिस्टम पे किसको क्या, मतलब कौन कौन सिस्टम कनेक्टेड, लेट से वाईफाई पे कनेक्टेड हो मैं। तो कंप्यूटर हम्म। नेम वाईफाई पे पता तो पता चल जाएगा। नहीं, कोई बात वाईफाई नहीं पे यार। कनेक्टेड हो, ऊपर हाँ नीचे तो बहुत सारी जगह यूज हो रहा है। हाँ, लेट से स्कैनर से बाय पूछिए, मिस्टेक किसी ने टर्मिनल कर, से। नहीं स्कैनर ना हो और टर्मिनल से करना हो तो कोई कमांड है क्या? टर्मिनल से तो यार ऐसी कमांड सर्च नहीं की है मैंने, हो सकती है, होगी बहुत सारी, ऐसा नहीं है, बट मैंने कभी सर्च नहीं किया ये। मतलब पॉसिबल है ना सर, इसे देखना तो मैं देख हाँ लेता होता हूँ है, मान लिया। हो जाता, दिख जाता है, पता चल जाएगा। वो तो आईपी स्कैनर को यूज किया है, ये बस स्कैन करेंगे, अपना नेटवर्क डालेंगे कि हमें किस नेटवर्क में स्कैन करना है, वो इस नेटवर्क में जितनी भी डिवाइस होंगी आपकी सारी बता देगा कि ये आपका आईपी एड्रेस है, ये उनका मैक एड्रेस है। थैंक यू। ठीक है सर, ये भी नहीं पता था मेरे को। तो ये चीज है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क कर दिया, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो ये भी हमने, अगर सिक्योरिटी हमें इस टाइप की अचीवमेंट करनी है कि ये एनवायरनमेंट जो है इस एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट ना कर सके, तो हम आईपी के बेस पे ये चीज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आईपी एड्रेस समझ में आया? आईपी क्या है हमारा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिवाइस इन द नेटवर्क, एंड इट इज ए लॉजिकल एड्रेस ऑफ ईच डिवाइस। यहाँ पे हर एक डिवाइस का क्या है, एक लॉजिकल एड्रेस है, और उस नेटवर्क में उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईपी को असाइन करते हैं। अब हमारे पास
दो टाइप्स में आईपी एड्रेस होती है। एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। ठीक है ना। तो कभी कभी इंटरव्यू क्या पूछता है कि जैसे ये मैंने डिफरेंस लिख रखे हैं अभी IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है। तो कभी कभी इंटरव्यू हमसे पूछता है, इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट इज आईपी एड्रेस। तो हम आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म ना बता के हम उसको डिफरेंस बता देते हैं कि IPv4 इज ए 32 बिट एड्रेस, है ना। ईच पार्ट डिवाइड इन 8 बिट्स और इट कंटेंट दिस जो भी हमने डिफरेंट लिख रखा है वो डिफरेंस बता के हम चले आते हैं। जबकि एक्चुअल में वो ये पूछ रहा है कि आईपी एड्रेस क्या है, मैं वो बताओ। तो उसको बताना है कि आईपी एड्रेस इज ए इंटरनेट प्रोटोकॉल विच इज यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइस इन द नेटवर्क एंड इट इज ए लॉजिकल एड्रेस ऑफ ईच डिवाइस। ठीक है, हर एक डिवाइस का ये क्या है, एक लॉजिकल एड्रेस है। या ये जो डेफिनेशन हमने लिख रखी है ये वाली चीज। तो अभी हमारे पास दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, IPv4 एंड IPv6। तो आईपी वर्जन 4 जो अभी हम लिखते आ रहे हैं इस टाइप में, ये हमारा IPv4 है। और अभी जो आपने एक भेजा था स्क्रीनशॉट, दैट इज IPv6 जो आपको मिल रहा था नोकिया में। ठीक है ना। यस सर। तो वो हमारा आईपी वर्जन 6 का फॉर्मेट था। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है डिस्कस कर लेते हैं, IPv4 एंड IPv6 में। तो हमारा ये क्या है, 32 बिट एड्रेस है, जहां पे IPv6 क्या है हमारा 128 बिट एड्रेस है। देखो बिट क्या होती है हमारे पास, ठीक है ना। तो बिट हमारे पास क्या है, 1 और 0। जैसे हम 1 को बोलते हैं नेटवर्क बिट और 0 को बोलते हैं हम होस्ट बिट। ठीक है ना। तो अगर इसमें लिखा है IPv4 इज ए 32 बिट एड्रेस, इसका मतलब क्या है, हमारे पास IPv4 में 32 बिट होती हैं। मतलब चाहे वो 32 ये हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मतलब ऐसे मान लो 32 ये है हमारे पास बिट, इन बिट की बात कर रहे हैं। या फिर 32 टाइम्स क्या हो सकता है हमारे पास, 1 हो सकता है। मिनिमम तो यही होगा ना, मैक्सिमम हमारे पास यही होगा। अब 0 1 0 1 0 1 होना, ये तो इसके बीच की पॉसिबिलिटी है ना। मैं राइट और रॉन्ग, ये क्या है, ये मिनिमम ये होगा। या तो सारी बिट हमारी 0 होगी, या मैक्स हमारा क्या होगा, सारी बिट हमारी 1 हो सकती है। 0 1 0 1 होना, ये तो इसके बीच की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो IPv4 में हमारे पास 32 बिट होती हैं। ठीक है, जिसमें से 1010 करके ये हो सकता है। जहां पे अगर मैं IPv6 में बात करूं, यहाँ पे हमारे पास 128 बिट होती है। IPv6 हमारे कितने बिट का एड्रेस है, 128 बिट का। ठीक है ना। यहाँ पे इट्स न्यूमेरिक एड्रेस मेथड वेयर IPv6 इज ए अल्फा न्यूमेरिक एड्रेसिंग मेथड। न्यूमेरिक मेथड का मतलब क्या है, IPv4 हमेशा हमारा इसी नंबर पे ही लिखा जाएगा, 192 या कुछ भी होगा, आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। बट IPv6 में क्या है, जैसे मैंने ये फॉर्मेट आपको भेजा था, जहां पे आपको ABCD ये भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्यों मिलेंगे, कैसे मिलते हैं, ये मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। तीसरा डिफरेंस क्या है, इट्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट एंड ईच पार्ट कंटेंट 8 बिट एड्रेस दैट इज आल्सो नोन एज ऑक्टेट।
IPv4 को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि ये 32 बिट है, तो 32 बिट को 4 पार्ट में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट में 8 बिट है। कितनी है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा पार्ट ये हो गया हमारे पास, 3 4 5 6 7 8। तीसरा पार्ट ये हो गया हमारे पास, और चौथा पार्ट ये हो गया हमारे पास। आया समझ में? जो हमारे पास 32 बिट एड्रेस थी, उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हर एक पार्ट में कितनी बिट है हमारे पास? 8। तो वो 8 8 8। या तो नेटवर्क की हो सकती हैं, या फिर होस्ट की हो सकती हैं, या तो मतलब 8 बिट जीरो हो सकती हैं, या 1 हो सकती हैं, या इनके बीच का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, जिसे हम ऑक्टेट बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। सेम आईपीवी6 में क्या है? जो हमारे पास 128 बिट है, अब लिखूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। हर यहाँ पे हमने क्या किया है, IPv6 में क्या है, इट डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। IPv6 को 8 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे यहाँ पे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। IPv4 डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, वेयर IPv6 इट्स डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। सर ये IPv6 है ना सर, बाद में कवर कर लेना सर, ये IPv4 कंफ्यूज हो जाएगा सर। नहीं, एक्चुअल में थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि क्या है IPv4 में, फिर उसके बाद सर कंटिन्यू हम। IPv4 वो ही कह रहा हूँ सर, ये इसमें सब इसके अलग ही, ये पूरा टॉपिक ही अलग है ना एक्चुअली, इसलिए कह रहा हूँ, नहीं बाकी नहीं आप वो देख। नहीं मतलब बेसिक टॉपिक। समझाने से कुछ होगा नहीं, बेसिक प्रोसेस का। हाँ यही है। देखो IPv6 है तो पूरा टॉपिक अलग, बट थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ, 4 5 पॉइंट है इसमें, कुछ उतना है नहीं कि ये हमारा क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है ना। बाकी हम उसको देख लेंगे। इतना सिंपल है यार, कुछ नहीं है। 8 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, और हर एक पार्ट में हमारे पास 16 बिट है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 8 बिट है, IPv6 में हमारे पास कितनी है? 16 बिट है, ठीक है ना। तो इट्स डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट, एंड ईच पार्ट कंटेंट 16 बिट एड्रेस दैट इज आल्सो नोन एज ब्लॉक। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। तो IPv4 को बाइनरी सेपरेट करते हैं हम डॉट से। अभी हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। ये हम कैसे डिफाइन करते हैं? डॉट से। जहां पे IPv6 में जो हम पार्ट को डिवाइड करते हैं, वो हम करते हैं कॉलन से, कि पहला पार्ट हमारा ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, ठीक है ना। और अगर हमने बीच में ऐसा कर दिया तो मतलब बाकी जो पार्ट है वो इसके अंदर है। तो IPv6 डिवाइडेड इनटू 4 एंड ईच पार्ट कंटेन 8 बिट एड्रेस, जहां पे IPv4 बाइनरी बिट्स आर सेपरेटेड बाय डॉट। तो मैंने देखा होगा, हम जब भी IPv4 का एड्रेस लिखते हैं, तो मैं हमेशा 192, अगर मान लो मैंने ये IP लिखा है कुछ भी, 192.168.1.1, तो ये हमने डॉट यूज करता हूँ मैं हमेशा। तो ये क्या है? 4 पार्ट हमने लिखे हैं, हर एक पार्ट को हमने डॉट से डिफाइन किया है, सेपरेट किया है। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। जहाँ पे IPv6 में कॉलन यूज होता है, जैसे आपने जो एक एड्रेस भी भेजा है यहाँ पे चैट में, तो आप वो देखोगे वहां पे कॉलन यूज हो रखा है, वहां पे डॉट नहीं है, ठीक है ना। तो पार्ट को डिवाइड करने के लिए हम IPv6 में कॉलन को यूज करते हैं। सर डबल जो कमा, आप एक बार थोड़ा सा आगे बोलिए, डबल जो कमादार है ना।
देखो IPv6 में क्या होता है, अगर डबल कॉमा दे दिए इसका मतलब अब हम 16 पार्ट, जैसे यहाँ पे हमें चारों पार्ट डिफाइन करने पड़ते हैं, ठीक है, IPv4 में। तो IPv6 में ये मैंडेटरी नहीं है कि आपने जो 8 पार्ट बनाए हुए हैं वो आठों पार्ट आपको डिफाइन करने पड़े। 3 पार्ट हमने ये कर दिए, और बाकी के जो जितने पार्ट बचे हैं, जैसे 5 पार्ट बचे हैं ना अभी इसमें, वो इसके अंदर आ गए सारे, पांचों के पांचों पार्ट। समझ में आया? जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल हमने दिखाया था, IPv4 में हमारे पास 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। IPv6 में हमारे पास कितने पार्ट होते हैं? 8 पार्ट होते हैं। तो ये आपको पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट दिख रहा है। IPv6 में हमने इस वाले एग्जांपल में कितने पार्ट ले रखे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। बाकी के 3 पार्ट नहीं है। 3 पार्ट क्यों नहीं? इसके बीच में जो हमने डुअल कॉलन लगा रखा है ना, तो इसका मतलब ये 3 पार्ट हमने हमारे यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे एडजस्ट हो गए हमारे। कैसे एडजस्ट हो गए ये हम IPv6 में डिस्कस करेंगे, ओके। है ना। तो डुअल कॉलन का मतलब है बाकी के जो आपके पार्ट बचे हुए हैं वो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं आपके, ठीक है। तो ये है। तो हम इस तरीके से IPv6 को डिफाइन कर सकते हैं। तो IPv4 हमारे पास ये है, यहाँ पे हम डॉट से सेपरेट करते हैं, यहाँ से हम कॉलन से सेपरेट करते हैं। इट सपोर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम वेयर इट सपोर्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास हर एक पार्ट में 16 बिट होती हैं, ठीक है। तो बिट क्या है हमारे पास? जैसे आपको यहाँ पे 1, रुकना, पानी पीता हूँ मैं एक बार, रुकना। रिकॉर्डिंग तो करना भूल ही गया था मैं। कोई बात नहीं। अभी तक हमने वैसे बेसिकली यही डिस्कशन किया है कि हमारे पास आईपी में जो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया IPv4 को, है ना, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी असाइन कर सकते हैं, यहीं पे हमने स्टॉप किया था ना जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि डेसिमल होगा हमारे पास। IPv4 क्या है? डेसिमल फॉर्मेट, मतलब 0 to 9। और IPv6 क्या है हमारा? हेक्साडेसिमल, 0 to 16। तो 10 को लिखते हैं हम A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, और 14 को E, और 15 को F, है ना। उसके बाद ये 2-3 पॉइंट और डिस्कस किए थे हमने कि IPv4 हमारा सबनेटिंग को सपोर्ट करता है, IPv6 हमारा सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया है कि किसी भी पार्ट में या किसी भी ऑक्टेट में हम मिनिमम कितना वैल्यू असाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो मिनिमम हम 0 कर सकते हैं और मैक्स हमारा 255 तक जाएगा। कैसे जाएगा ये हमने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है ना। तो जिसको समझ में नहीं आया है वो एक बार पूछ सकता है कि मेरे को सर ये चीज समझ में नहीं आई यहाँ पे। ये आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो सर ठीक, रिकैप कर दीजिए ये वाला थोड़ा, बिल्कुल। रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा के एक बार बना ही देता हूँ फिर से। अरे वो मैंने यार अभी देखा कि रिकॉर्डिंग इनेबल ही नहीं थी। तो एक्चुअल में हमारा क्या है कि हमारा जो डेटा होता है वो 10 के फॉर्म में होता है, जिसका बेस क्या होता है? 2, ठीक है ना। तो अब कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है, बट हम लोग तो डेसिमल समझते हैं। हमें बाइनरी तो आता नहीं है, 10 10। तो हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? उसका एक मेथड है कि 8 टाइम्स हम 2 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सर 7। IPv6 में सबनेटिंग नहीं होती? नहीं नहीं नहीं,
8। ये आप दोबारा से कर रही हैं ये मतलब नहीं नहीं, दोबारा से एक बार ओके ओके। रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। और जिनका कुछ डाउट हो तो एक बार वो उनको और भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो उस टाइम पे रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी हमारी। तो इसके बाद तो आप और कुछ नहीं कराएंगे ना, मतलब ये वो नहीं, हाँ हाँ, वही। जिनको लीव करना है हम्म। वो कर सकते हैं, इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है ना। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी भी ऑक्टेट में किसी भी पार्ट में मिनिमम कितना हम असाइन कर सकते हैं और मैक्स कितना असाइन कर सकते हैं IPv4 में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो अब हमें क्या है, डेसिमल फॉर्मेट समझना है कि कितना हम असाइन कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते हैं। तो हमने बोला था कि हमारे पास दो केस ऐसे हो सकते हैं। सबसे लोएस्ट केस क्या हो सकता है, इनकी पहले वैल्यू लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 0 का मतलब है 1। किसी की पावर 0 का मतलब है उसकी वैल्यू 1। 2 की पावर 1 का मतलब है 2। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास 4। इसका मतलब हमारे पास क्या है, 8। ठीक है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, 16। इसका मतलब हमारे पास क्या है, 32। ये फॉर्मेट। और इसका मतलब हमारे पास है 64, और इसका मतलब क्या है हमारे पास 128। ठीक है, ये इनकी हमने वैल्यू लिख दी। अब सबसे लोएस्ट हमारे पास क्या हो सकता है IP4 में, या तो सारी बिट हमारी 0 हो सकती हैं, है ना, एक ऑक्टेट में। अगर सारी बिट 0 है, ठीक है, 0 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी है, ये भी है। तो अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी से भी, 0 को मल्टीप्लाई 128 से किया हमने, 0 को मल्टीप्लाई 64 से किया, 0 को मल्टीप्लाई फिर हमने 32 से किया, सेम फिर 0 को मल्टीप्लाई हमने 16 से किया, 0 को मल्टीप्लाई 8 से किया, 0 को मल्टीप्लाई हमने 4 से किया, 0 को मल्टीप्लाई हमने 2 से किया, सेम यहाँ पे। तो किसी का मल्टीप्लाई हम किसी से भी करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0। ये भी हमारा क्या होगा, 0। ये भी क्या है, 0। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0। तो हर एक 0 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0। मतलब मिनिमम हम कितना असाइन कर सकते हैं किसी भी ऑक्टेट में, 0। है ना, आया समझ में। सबसे लोएस्ट यही हो सकता है। अब सबसे हाईएस्ट केस हमारे पास क्या हो सकता है IP4 में, या तो सारी बिट हमारी क्या हो सकती है, बन हो सकती है। ठीक है ना, हाईएस्ट केस क्या है हमारे पास, बन हो सकते हैं सारी बिट। ये भी हमारा बन हो गया, ये भी बन हो गया, ये भी बन हो गया, ये भी बन है, ये भी बन है, ये भी, और ये भी, एंड ये भी। तो अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 128 से तो हमें क्या मिलेगा, 128। सेम 1 का मल्टीप्लाई 64 से क्या मिलेगा, 64। 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 255, तो हमें मैक्स वैल्यू मिल गई कि 0, मिनिमम हमारा 0 हो सकता है, मैक्स हमारा 255 हो सकता है। दोस्तों 256 कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा आपको IP4 में। अब जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है, वो जैसे मान लो 00 1 1 0 1 0 1 0 करके ऐसा कुछ है, तो वो इसके बीच का पॉसिबिलिटी है। लोएस्ट हमारा 0 0 हो सकता है, हाईएस्ट हमारा 1 1 1 हो सकता है।
तो इसलिए IPv4 में हर एक पार्ट में, जो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, मिनिमम हम 0 असाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 255, 255। सेम इस पार्ट में 0 से 255, सेम इस पार्ट में थर्ड वाले में 0 से 255, 0 से 255। क्यों कर सकते हैं? दैट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट। ये रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना? इसी इसमें किसी का कुछ डाउट, कुछ पूछना है, कुछ समझ में ना आया हो, दोबारा रिवाइज कर दिया हमने इसको, नो सर। है ना? इसके बाद हम ये IPv4 की क्लासेस देखेंगे, फिर उसके बाद पब्लिक प्राइवेट देखेंगे, क्या है क्या नहीं है। ये चीज जिसको समझ में आ गई ना, उसको सबनेटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब हम आगे सबनेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा क्लास 1 से लेके 126 तक ही क्यों गया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे, जो हमारा रेंज है, ठीक है? तो अभी के लिए हम यहीं कंटिन्यू यहीं तक रखते हैं, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड में, ठीक है जी? तो ये रिकॉर्डिंग में शेयर ओके कर सर। दूंगा आपको, ओके। आप देख लेना। थैंक चलिए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू।